नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, उम्मीद है कि आप सभी को मैं दिखाई भी दे रहा हूँगा और आप सभी को मैं सुनाई भी दे रहा हूँगा। साथियों, अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतरीन आपको दिखाई और सुनाई दे रहा है, तो एक बार आप साथियों यस का कमेंट कर दीजिएगा और एक बार थंब भी प्रेस करके बता दीजिएगा कि सर आप संपूर्णतः विजिबल हैं, आप हमें दिखाई दे रहे हैं और आप हमें सुनाई दे रहे हैं। तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, क्या आप तक मेरी वीडियो ठीक ठाक पहुंच पा रही है या फिर साथियों नहीं पहुंच पा रही है। इस बात का साथियों एक बार आप यहां से कंफर्मेशन दे देंगे कि हाँ सर सब कुछ ठीक चल रहा है। साथियों, आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, मैंने कहा कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब हम भारत में बुलाते हैं, भारत में किस तरह से उसका अस्तित्व जो है वो प्रतिस्थापित हुआ है और किस तरह से ये कंपनी साथियों भारत को गुलाम बनाती है, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। और फेवरेट इसलिए साथियों क्योंकि ये एक बेसिक पृष्ठभूमि को, यानी कि एक हम बात करें धरातल पर उतरकर उस चीज को समझने का प्रयास किया गया टॉपिक है, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाओगे कि भारत गुलाम कैसे हुआ। और आप बहुत आसानी से ये समझ पाओगे कि छोटी सी एक कंपनी भारत में आई थी और वो कंपनी साथियों किस तरह से शासन करते 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 भारत को गुलाम बना जाती है। इस बात की साथियों बहुत बेहतरीन तरीके से आज आप समझ उत्पन्न अपने दिमाग के अंदर कर जाओगे। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप सभी से एक मेरा निवेदन है कि फटाफट से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस वीडियो को आज शेयर ना करके आए। यानी कि हर एक बच्चा साथियों वीडियो को फटाफट से शेयर करके आएगा, चाहे उसका कोई भी टेलीग्राम हो, किसी का कोई भी टेलीग्राम हो, किसी भी चैनल वाले का हो, फर्क नहीं पड़ता। आज इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर करके आओगे, चाहे किसी का व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप हर बच्चा उसमें शेयर करके आएगा। यानी शेयर की क्रम साथियों रुकना नहीं चाहिए। मैं देखूंगा कि जहां जहां मैं जुड़ा हुआ हूं, जिन जिन टेलीग्राम, जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुपों में, उनमें कौन मेरा भाई, कौन मेरा स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करता हुआ आज पाता है। एक भी साथियों ग्रुप ऐसा मत छोड़ देना जिसमें ये वीडियो आज ना पड़ी हो। तो फटाफट से स्पीड से साथियों पहले तो इस वीडियो को शेयर करके आओ। दोस्तों, आज है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा इतिहास। जानिए कैसे एक छोटी सी कंपनी ने पूरे देश को गुलाम बना लिया। ये वाली लाइन बड़ी साथियों महत्वपूर्ण है और जबरदस्त रहने वाली है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग इस साथियों एप्लीकेशन पर भी जुड़े हुए हैं ना, तो उनका भी ये सेम ही टॉपिक था, इसलिए उनका ये डेमो मान लीजिएगा। मतलब मैंने डेमो नहीं दिया था आपको यूट्यूब पर, सीधा क्लास शुरू कर दी थी, तो उनके लिए डेमो मान लीजिएगा। बाद में ये वीडियो हम एप्लीकेशन पर भी डलवा देंगे, तो कोई समस्या नहीं है। और बाकी जो लोगों ने कोर्स नहीं लिया है, तो हिस्ट्री पॉलिटी का साथियों संपूर्ण कोर्स, जिसमें हम फाउंडेशन कोर्स के रूप में पढ़ सकते हैं। और ये कोर्स बहुत जबरदस्त इसलिए होगा क्योंकि इसमें साथियों मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं, लाइव आपके साथ में एक डाउट ग्रुप में जुड़ा रहूंगा और साथियों आपके लिए लाइव क्लासें रहेंगी। ये इसलिए बैच आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पर आप D20 कूपन कोड अगर आप लगाते हैं तो साथियों आप इसमें एक बहुत बड़ा डिस्काउंट पालेंगे 499 में भी। तो जाके ये कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं। ये कहां मिलेगा? तो हमारी परीक्षा एप्लीकेशन है उस पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो प्ले स्टोर पर अगर आप लिखेंगे हमारी परीक्षा तो एप्लीकेशन आ जाएगा साथियों, वहां से जाके भी आप जुड़ सकते हैं। तो साथियों शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आइएगा साथियों किस तरह से हम चीजें लेकर जाने वाले हैं। हाँ तो भाई सारे के सारे बच्चों ने शेयर कर दिया है ना बेहतरीन तरीके से, चलेगा। कह रहा है सर आप और हम इतिहास सीख चुके हैं, इससे हम बताएंगे। ओके ओके ठीक है राहुल राज बैजलपुर। ओके, तो फटाफट से सारे बच्चे साथियों शेयर करके आगे होंगे। लाइक वाइक तुम अपने हिसाब से देख लेना, ज्यादा लाइक वाइक पर मैं बात नहीं करूंगा। चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को, और हम जो पढ़ चुके हैं साथियों इतना जान चुके हैं कि भारत में बहुत सारी कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल से व्यापार करने के लिए आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क से व्यापार करने के लिए आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों तो आपके साथियों डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो बहुत सारी कंपनियां भारत में आई हैं जो कि व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। एक कंपनी आती थी, दूसरी कंपनी उसके पीछे आती थी, तो पहली वाली कंपनी को दूसरी वाली कंपनी साथियों भारत से भगा दिया करती थी। जैसे पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने स्वाली के युद्ध में हराने के बाद भगा दिया था। बहुत सारी कंपनियां भारत में आई, बहुत सारी व्यापारी भारत देश में आई। सबका उद्देश्य क्या था? सबका उद्देश्य था साथियों व्यापार करना। क्या करेंगे भारत में जाके? हम व्यापार करेंगे। लेकिन व्यापार करने के उद्देश्य से कंपनियां बाहर तो आ रही थी, लेकिन साथियों हो ये रहा था कि साथियों जो ताकतवर कंपनी होती थी ना, वो कमजोर कंपनी को भारत से बाहर निकाल दिया करती थी। लेकिन अगर ताकतवर कंपनी का सामना ताकतवर कंपनी से हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? यानी कि साथियों अगर एक ऐसी ताकतवर कंपनी जो पहले से ही भारत में है और उसको निकालने के लिए एक और ताकतवर कंपनी प्रयास करने लगे, तो आप जानते हैं कि साथियों विध्वंस होगा। और विध्वंस कहीं और नहीं, ये भारत
भारत में ही हो रहा होगा। दरअसल कुछ ऐसा ही हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार भारत में एक बहुत जबरदस्त कंपनी थी, जिस कंपनी का नाम था पहले से ही साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे आप साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं, या आप इन्हें शॉर्ट में कह सकते हैं कि अंग्रेज भारत में पहले से ही थे। जब अंग्रेज साथियों भारत में पहले से ही थे तो इस कंपनी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, यानी अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्टेटमेंट दे दिया। और स्टेटमेंट साथियों कुछ यूं था कि हमारा साम्राज्य तो इतना फैला हुआ है कि हमारे साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। अंग्रेज इस बात को कहां कह रहे हैं? अंग्रेज इस बात को साथियों फ्रांस के अंदर बोल रहे हैं कि हमारा साम्राज्य इतना फैला हुआ है कि हमारे साम्राज्य में कभी सूर्य ही अस्त नहीं होता। दोस्तों जब यह बात अंग्रेजों के द्वारा कही गई तो यह बात साथियों पड़ोस के एक देश ने सुन ली। और इंग्लैंड के पड़ोस में एक देश पड़ता है जिस देश को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इस देश का नाम है साथियों फ्रांस। यानी फ्रांस के लोगों ने यह बात सुन ली कि अंग्रेज तो ये कह रहे हैं कि हमारा तो साम्राज्य कभी हमारा साम्राज्य इतना फैला हुआ है कि हमारे साम्राज्य में कभी सूर्य ही अस्त नहीं होता। जब ये बात साथियों अंग्रेजों के द्वारा कही गई और फ्रांस के लोगों के द्वारा सुनी गई तो साथियों फ्रांस के लोगों ने एक मन बना लिया। और वो मन क्या था कि अब तुमको हम बताएंगे कि साम्राज्य आखिरकार कैसे फैलाया जाता है और कैसे तुम्हारे साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता। यानी साथियों आप ये जानते हैं कि भारत एक देश है और भारत के पड़ोस में ही एक देश पड़ता है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान और भारत की विचारधारा आपस में मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। और अगर भारत और पाकिस्तान की विचारधारा आपस में नहीं मिलती तो साथियों इनके विचार जो होंगे, इनके स्टेटमेंट जो होंगे, इनके कथन जो होंगे वो भी आपस में नहीं मिलेंगे। उसी तरह से साथियों ये यूरोप है आपका, इस यूरोप में एक देश तो है इंग्लैंड और एक देश है साथियों इसके बराबर में मान लीजिएगा फ्रांस। तो फ्रांस और साथियों इंग्लैंड की आपस में यूरोप में बनती नहीं थी। और ये कंपनियां साथियों यहां पर जो ये देश जो है ये यूरोप में है और ये कंपनियां साथियों भारत में आएंगी। अंग्रेज आ चुके हैं, फ्रांस अभी आएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने ये जो बात कही है कि हमारा साम्राज्य इतना फैला हुआ है कि हमारे साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, क्या यह बात सही है या ये बात गलत है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बात सत्य 100% सही है कि अंग्रेजों का साम्राज्य इतना फैला हुआ था कि इनके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। मानना यह है कि उस समय साथियों इस ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड यानी अंग्रेजों का शासन साथियों अमेरिका पर भी हुआ करता था और उस समय साथियों ये अंग्रेज लगभग भारत पर भी अपना व्यापार कर रहे थे। तो इनका कहना इसलिए सही था कि हमारा जब अमेरिका में साथियों दिन होता है तो साथियों हम कह सकते हैं भारत में रात होती है, लेकिन जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। तो कहीं ना कहीं एक जगह तो सूरज है ही। तो अंग्रेजों ने इसलिए यह स्टेटमेंट दे दिया था कि हमारा साम्राज्य इतना फैला हुआ है कि हमारे साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। मैंने कहा यह बात यहां के एक पड़ोसी मुल्क ने सुन ली और उस मुल्क का क्या नाम था? उस मुल्क का नाम रहने वाला था मेरे साथियों यहां पर क्या, फ्रांस। और फ्रांस के लोगों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहले फ्रांस के लोग साथियों मरने मारने में, लड़ने पिटने में बड़े माहिर हुआ करते थे। इनका मानना ऐसा होता था कि सामने वाला व्यक्ति अगर कितना भी ताकतवर है पहले उसे मारेंगे, कूटेंगे, खत्म करेंगे, जब उसकी तहकीकात करेंगे कि सामने वाला मरने वाला व्यक्ति कितना ताकतवर था। लेकिन अंग्रेजों का मानना उल्टा था। अंग्रेज ये मानते थे कि अगर सामने दुश्मन है तो हम पहले दुश्मन की ताकत को परखेंगे, दुश्मन को देखेंगे वो कितना ताकतवर है, वो कितना साथियों बाहुबली है, और साथियों अगर वो हमसे कमजोर होगा तो हम उसे खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन अगर हमसे ताकतवर हुआ तो हम उसके कमजोर होने का इंतजार करेंगे, जिस दिन वो कमजोर होगा उस दिन हम उस पर वार करेंगे। ऐसा अंग्रेज सोचते थे। दोनों के साथियों सोचने का तरीका अलग था। एक तरफ फ्रांस मरने मारने में विश्वास रखता था, दूसरी तरफ अंग्रेज दिमाग का प्रयोग करके दुश्मन को कमजोर होने का इंतजार करते थे। लेकिन फ्रांस के लोग साथियों अपनी कंपनी को लेकर कहां आ पहुंचे? साथियों भारत आ पहुंचे। और मैंने आपको बताया था जब मैं फ्रांस वगैरह सारी कंपनियां पढ़ाकर चल रहा था एप्लीकेशन में, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के लोगों ने वही कंपनी लगाई जहां जहां अंग्रेजों की कंपनी लगी थी। अगर अंग्रेजों की कंपनी सूरत में थी तो सूरत में लगाई, अगर बंगाल में थी तो बंगाल में लगाई, पांडुचेरी दक्षिण भारत में थी तो वहीं पर अपनी फैक्ट्री सेट कर दी और यह महसूस करा दिया अंग्रेजों को कि हम अब आ चुके हैं। फ्रांस के लोगों ने वही कंपनी लगाई अपनी जहां जहां अंग्रेजों ने लगा रखी थी, जिससे उन्हें पता चल पाए कि अब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी है।
मैंने कहा कि फ्रांस के लोग शुरुआत से ही सोच कर आए थे कि हमारा काम होगा अंग्रेजों को सबक सिखाना। फ्रांस के लोगों का माइंड पहले से सेट था कि हम जो जा रहे हैं ना, हम अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए जा रहे हैं। फ्रांस के लोग भारत आज पहुंचे हैं और मैं कहूं कि इनमें अगर दिमाग के मामले में बात करूं तो दिमाग के मामले में भले ही अंग्रेज स्मार्ट हो, लेकिन लड़ने के मामले में फ्रांस के लोगों से अंग्रेज पीछे थे। भारत में दो बड़ी कंपनियां आके सेटल हो चुकी हैं और आप जानते हैं एक मयान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं। एक देश में दो कंपनियां कैसे रह सकती हैं। जो कंपनी कमजोर होती थी, ताकतवर कंपनी उसके साथ लड़ाई करती थी, व्यापार में घाटा देती थी। व्यापार में जब घाटा होगा, लड़ाई होगी, तो वो कंपनी जो कमजोर होगी वो भारत से बाहर भाग जाएगी। मैंने कहा कि अगर दोनों ही कंपनी ताकतवर हो तो देखने वाली स्थिति होगी कि आखिरकार परिणाम क्या निकलता है। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और साथियों हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों इस समय भारत में व्यापार कर रही थी। इसके चलते साथियों भारत में जब दो बड़ी ताकतवर शक्ति व्यापार कर रही है तो इसके चलते साथियों भारत में कर्नाटक के युद्ध होंगे। पहला कर्नाटक का युद्ध, दूसरा कर्नाटक का युद्ध, तीसरा कर्नाटक का युद्ध। यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वर्चस्व की लड़ाई कर्नाटक के युद्धों के नाम से लड़ रही हैं और यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम दोनों में ताकतवर कौन है। लेकिन कर्नाटक के युद्धों का होने का कारण साथियों भारत में कुछ है ही नहीं। जो कर्नाटक के तीनों युद्ध हुए हैं उनका कारण क्या है तो आप जानिएगा, उनका कारण साथियों यूरोप में छिपा हुआ है। कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध और कर्नाटक का तीसरा युद्ध, इनका कारण साथियों यूरोप है। भले ही ये युद्ध साथियों भारत में लड़े जा रहे हैं। आप कहेंगे सर कैसे, ये कैसे हो सकता है, हम कर्नाटक का युद्ध पढ़ रहे हैं और कारण यूरोप, ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिएगा कि आप और आपका कोई दूसरा मित्र, जो आप दो गांव में अच्छे मित्र हो, गांव में रहते हो, आप दोनों के दोनों साथियों मान लीजिए पढ़ाई करने के उद्देश्य से कहां आए, मुखर्जी नगर आए। आप पढ़ाई करने के उद्देश्य से मुखर्जी नगर आए और अच्छी खासी साथियों पढ़ाई करना आपने शुरू कर दिया। अच्छा खासा पढ़ाई करना आपने शुरू कर दिया। जब आपने पढ़ाई करना शुरू किया तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन साथियों मैसेज आया घर से कि जो तुम्हारे साथ मित्र रह रहा है, जो तुम्हारे साथ मित्र रह रहा है, उस मित्र के पिता और आपके पिता में गांव में झगड़ा हो गया है। और जब गांव में झगड़ा हो गया है तो आप जानते हैं कि एक मैसेज और भी मिला कि आपके पिता का सर आपके मित्र के पिता ने फाड़ दिया है। यानी कि झगड़ा साथियों जबरदस्त हो गया है। झगड़ा जबरदस्त हो गया है और आपके पिता का सिर मान लीजिएगा आपके साथियों दोस्त के पिता ने फाड़ दिया है। मतलब कि आप जब मुखर्जी नगर के अंदर पढ़ रहे हैं ना, जब आप मुखर्जी नगर के अंदर पढ़ रहे हैं ना, उस समय आपका नजरिया आपके दोस्त को देखने के लिए साथियों बदल जाएगा, क्योंकि उसके पिता ने साथियों आपके पिता का सिर फाड़ दिया है। बात सही है गलत है? नजरिया इसलिए बदल जाएगा क्योंकि आपके पिता और आपके दोस्त के पिता में गांव में झगड़ा हुआ। आप दोनों एक रूम में रहते हो तो आपकी नजरें जो होंगी ना, वो दोस्त को देखने का नजरिया बदल जाएगा क्योंकि गांव में अनबन होनी शुरू हो गई है। सेम कंडीशन यहां थी। ये जो साथियों यूरोप में जो देश है ना, फ्रांस और साथियों आपका ब्रिटेन, ये दोनों आपस में यूरोप में लड़ने लगते हैं और दोनों ही कंपनी साथियों भारत में व्यापार कर रही हैं। जब यूरोप में ये फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ते हैं ना, उसका प्रभाव देखने के लिए भारत में मिल जाता है और भारत में साथियों ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं और यही होता है कर्नाटक का युद्ध। यानी कर्नाटक के युद्ध के पीछे का जो कारण है, कर्नाटक के युद्ध में साथियों फ्रांस की कंपनी और साथियों ब्रिटेन की कंपनी आपस में कर्नाटक में लड़ रही हैं, लेकिन उसका कारण यह है कि ये दोनों देश साथियों यूरोप में लड़ रहे हैं। और कर्नाटक के युद्ध जो हुए इनको अक्सर कोई टीचर नहीं पढ़ाता और मैं कहता हूं कि कर्नाटक के युद्ध पढ़ने इतने ज्यादा आवश्यक हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अगर आप कर्नाटक का युद्ध नहीं पढ़ते ना तो आप भारत की साथियों पृष्ठभूमि को नहीं जान पाएंगे, इन दोनों कंपनियों की ताकत और शक्ति को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि अगर कर्नाटक के युद्ध आपने अच्छे से पढ़े तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि अगर थोड़ी सी गलती ना हुई होती, थोड़ी सी मिस्टेक ना हुई होती तो हम गुलाम तो होते लेकिन अंग्रेजों के नहीं, फ्रांसीसियों के गुलाम होते।
ये बात आप कर्नाटक के युद्ध पढ़ने के बाद ही कह सकते हो। तो मैंने बताया कि साथियों दोनों कंपनियों के बीच में कर्नाटक के युद्ध हुए, जिसका कारण क्या है? तो साथियों कारण है इसका साथियों फ्रांस। तो पहले हम पढ़ेंगे कर्नाटक के युद्धों के बारे में। कर्नाटक के युद्ध जो हुए साथियों, पहला कर्नाटक का युद्ध जो हुआ है वो 1740 से लेकर साथियों 1748 तक हुआ है। यानी कि साथियों कर्नाटक का युद्ध जो है, पहला कर्नाटक का युद्ध जो है ये 1740 से लेकर 1748 तक हुआ है। इसे आप साथियों आंग्ल फ्रांसीसी वार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों आंग्ल जहां भी लगेगा ना, वहां आंग्ल का मतलब होगा अंग्रेजों से, और फ्रांसीसी मतलब फ्रांस, तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कह सकते हैं, इसे आप कर्नाटक के युद्ध भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला कर्नाटक का युद्ध जो हुआ है, मैंने कहा 3 कर्नाटक के युद्ध होंगे। पहला कर्नाटक का युद्ध 1740 से 1748 तक हुआ है, और इसका कारण क्या है, ये युद्ध क्यों हुआ है? तो इसका कारण है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। दोस्तों एक जगह, एक देश पड़ती है छोटा सा ऑस्ट्रिया। ये दो देश साथियों ऐसे समझो जैसे कि साथियों आप जानते हैं चाइना और भारत के बीच में तिब्बत पड़ता था। वो एक बफर स्टेट था। बफर स्टेट मतलब था कि चाइना उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। भारत की महत्वाकांक्षाएं तिब्बत के साथ अच्छी थी, इसलिए साथियों दलाई लामा वगैरह वो भारत की तरफ आपको अपने विचारों को प्रदर्शित करते हुए दिखाई देते थे। इसलिए साथियों चाइना उसको कब्जाना चाहता था, लेकिन भारत चाहता था कि हम इसे संरक्षण दे दें। ऑस्ट्रिया कुछ उसी तरह से फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में फंसा हुआ एक देश था। अब ऑस्ट्रिया पर कब्जा सत्य फ्रांस का होगा या ब्रिटेन का होगा, इस बात को लेकर यूरोप के अंदर दोनों देश लड़ जाते हैं। कौन सा? ब्रिटेन और फ्रांस। जब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देश साथियों यूरोप के अंदर लड़े, तो उस लड़ाई की आंच भारत में देखने के लिए मिली, और भारत में हो गया क्या? कर्नाटक का पहला युद्ध। तो कर्नाटक के पहले युद्ध का कारण क्या है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और कर्नाटक में युद्ध कितने से कितने चला? 1740 से 1748 तक चला। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर एक बात बताओ, 1740 से और 1748 तक क्या इतना लंबा युद्ध चलना पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा बात तो सोचनीय है। 2 साल तक कोई 2 कंपनियां युद्ध लड़ती रही और उनका कुछ नहीं बिगड़ा, या बिगड़ा भी तो क्या बिगड़ा? अगर सर अगर हम अपने गांव में झगड़ा होता देखते हैं, अपने गांव में लड़ाई होती देखते हैं, तो हम पाते हैं कि साथियों 3 से 4 मिनट के अंदर फैसला हो जाता है कि कौन सा परिवार दमदार है। या तो जिसके ज्यादा सर फटे होंगे वो दमदार होगा, या जो भाग खड़ा हुआ होगा वो कमजोर होगा। पता चल जाता है कि 3 से 4 मिनट में कौन दमदार है। सर इवन अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 मिनट के अंदर तो मूवी में ये पता चल जाता है कि हीरो ज्यादा ताकतवर है या विलन ज्यादा ताकतवर है। तो 15 से 20 मिनट में साथियों मूवी का एंड हो जाता है, और विलन मर जाता है, हीरो विनर हो जाता है। 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन सर ये तो आप बताओ 1740 से 1748 तक 2 साल तक ये डिसाइड ना हो सका कि कौन सी कंपनी ताकतवर है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। दोस्तों आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि दरअसल इस बात का, ये युद्ध लंबा चलने का जो कारण है ना, वो ये है क्योंकि मैंने कहा कि कर्नाटक में युद्ध होंगे। कारण क्या होगा? कारण उसका साथी यूरोप होगा। अब उस समय संचार का माध्यम कुछ नहीं था। उस समय आप कॉल करके, फैक्स करके, मेल डाल के ये नहीं बता सकते थे कि इस समय यूरोप में क्या चल रहा है। मान लीजिएगा साथियों कोई व्यक्ति नाव को लेकर निकला, चलते 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 साथियों ये व्यक्ति भारत आया, और भारत आकर बताया कि दोनों देश साथियों यूरोप में लड़ रहे हैं। तो इन दोनों कंपनियों ने भी आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अब ये व्यक्ति साथियों मान लीजिएगा भारत से जाएगा, भारत से जाने के बाद देखेगा कि यहां तो युद्ध समाप्त हो गया, दोनों देशों में शांति बनी हुई है। फिर साथियों ये व्यक्ति कोई तीसरा आएगा, आकर बताएगा कि यहां पर तो सब कुछ शांति है, अब दोनों शांत बैठे हैं, तो ये दोनों भी लड़ना बंद कर देंगे। संचार का माध्यम नहीं था, और कारण अगर यूरोप है तो यूरोप के आने जाने में समय लगता था। वहां से कोई व्यक्ति आकर खबर देगा कि अब यूरोप में चल कर आए, उसी के आधार पर कर्नाटक के युद्ध साथियों बहुत लंबे चल जाएंगे। आप पाएंगे साथियों 4-4, 5-5, 6-6 साल तक युद्ध होते रहेंगे इन दोनों कंपनियों में, जिन्हें हम कर्नाटक का पहला वार, कर्नाटक का दूसरा, तीसरा युद्ध के नाम से जानते हैं। बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि कर्नाटक के युद्ध को लंबा चलने का कारण यह है कि साथियों संचार का माध्यम ना होना, और व्यक्ति जाकर साथियों देखकर आकर बताता था कि आखिरकार साथियों यूरोप में चल क्या रहा है। साथियों कर्नाटक में दोनों कंपनियां लड़ी, फ्रांस के लोग भी लड़े और साथियों अंग्रेज भी लड़े। लेकिन साथियों हुआ क्या? साथियों अंग्रेजों ने साथियों फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया। हुआ क्या इसमें कि अंग्रेजों ने साथियों सबसे पहले मौका पाया, और मौका पाते जो फ्रांसीसियों के जहाज हुआ करते थे ना, उन पर जाकर अपना कब्जा कर लिया।
अब फ्रांसीसी भी कम नहीं थे, वो तो आई ही लड़ने के लिए थे। फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने साथियों जाकर मद्रास पर कब्जा कर लिया, क्योंकि मद्रास का कुछ क्षेत्र साथियों ज्यादातर अंग्रेजों पर था और अंग्रेजों का ये क्षेत्र था, इसलिए साथियों फ्रांसीसियों ने जाकर मद्रास पर कब्जा कर लिया, मद्रास पर अपना कब्जा जमा लिया। जब साथियों कब्जा जमा लिया तो दोनों के बीच में, क्योंकि कारण यूरोप था, दोनों के बीच में साथियों समझौता हुआ, क्योंकि कर्नाटक का तीसरा युद्ध साथियों एक्सला-सापल की संधि के साथ समाप्त हो गया। एक्सला-सापल एक जगह पड़ती है, जैसे कभी कोई युद्ध कहीं होता है तो उसको उस जगह के नाम से जान लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो पानीपत में हुआ था तो पानीपत का पहला वार कहा गया। साथियों एक्सला-सापल भी ऐसे ही एक जगह है, यूरोप के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में मिलकर एक्सला-सापल में समझौता कर दिया, और समझौता कर दिया तो भारत में भी कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन साथियों आप एक बात बताओ, जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी के जहाज पर कब्जा किया था तो फ्रांसीसी को करना क्या चाहिए था, फ्रांसीसी को भी साथियों जाकर इन अंग्रेजों के जहाजों पर कब्जा कर लेते, उनकी कंपनियों को लूट लेते, या फिर साथियों उनके मसाले को बर्बाद कर देते। लेकिन फ्रांसीसियों ने गलती कर दी, साथियों मद्रास पर कब्जा कर लिया। अच्छा आप एक बात बताओ, आपको दो व्यक्तियों को मैं यहां बुलाता हूं और आपसे कहता हूं कि आप एक व्यक्ति मेरे साथ रूम में रहोगे और एक व्यक्ति मेरे साथ मेरे स्टूडियो मतलब स्टूडियो में रहोगे, दोनों व्यक्तियों को अलग अलग रख देता हूं। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि आप में और आपके दोस्त में, जो दोनों व्यक्ति आए थे, उनमें झगड़ा हुआ। आपने क्या किया कि एक ने मेरे रूम पर कब्जा कर लिया, दूसरा साथी रूठ के घर को भाग गया। अब मैं इससे पूछूंगा स्टूडियो पर कब्जा करने वाले से कि अगर यार तुम दोनों में झगड़ा हुआ था तो आपको स्टूडियो पर कब्जा करने की क्या आवश्यकता थी। दरअसल फ्रांसीसी लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि अगर अंग्रेजों ने तुम्हारे जहाजों पर कब्जा किया है तो मद्रास का तुम्हारे बाप का है, मद्रास पर कब्जा करने की ताकत तुम्हारी कैसे हो गई। ये गलती फ्रांसीसी कर बैठे कि इन्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया। दरअसल जैसे ही साथियों इन्होंने मद्रास पर कब्जा किया, आपको क्या लग रहा है, तस्वीर बदलने वाली है। क्या होना है, तस्वीर बदलने वाली है। साथियों उस समय मद्रास जो था ये कर्नाटक के क्षेत्र में आता था और कर्नाटक का एक नवाब हुआ करता था जिसका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था, अनवरुद्दीन। दरअसल मद्रास कर्नाटक के क्षेत्र में आता था और कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को यह बात बुरी लग गई। अनवरुद्दीन कहा कि अगर मामला फ्रांसीसी और ब्रिटेन के लोगों का था तो मद्रास इनके बाप का थोड़ी था, मद्रास पर कब्जा कैसे किया, मद्रास पर कब्जा कैसे किया। तो साथियों इसी चक्कर में क्या हुआ कि 1748 में साथियों 1748 में सर थोमे का युद्ध हुआ। किसका, सर थोमे का युद्ध हुआ, जिसमें साथियों फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को हरा दिया, क्योंकि अनवरुद्दीन साथियों नवाब था कर्नाटक का। और 1748 में अनवरुद्दीन और फ्रांस के बीच में इसलिए युद्ध हुआ है कि अनवरुद्दीन को यह बात गलत लगी थी कि तुमने मद्रास पर कब्जा क्यों किया है, तुम्हें मद्रास पर कब्जा नहीं करना चाहिए था। बात क्लियर है, बात क्लियर है। यानी कि अनवरुद्दीन ने ऑब्जेक्शन किया, यार तुमने मद्रास पर कब्जा क्यों किया था। और फ्रांसीसियों ने क्या किया, सत्य फ्रांसीसियों ने यहां पर सत्य इस अनवरुद्दीन को हरा दिया। क्या कर दिया, अनवरुद्दीन को हरा दिया। आखिरकार अनवरुद्दीन हारा कैसे, जानते हो दोस्तों, ये युद्ध याद रखिएगा, अक्सर आपसे कई बार पूछ लेगा कि बताओ सर थोमे का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ। सर थोमे का युद्ध 1748 में हुआ है। और अच्छी बात क्या है, सत्य एक तरफ से इसमें लड़ रहा है कर्नाटक और दूसरी तरफ से इसमें लड़ रही है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी सर थोमे का युद्ध कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ है। और साथियों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा है एक व्यक्ति जिसका नाम है साथियों डुप्ले। क्या नाम है, डुप्ले नाम का व्यक्ति साथियों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा है। और इसने, डुप्ले ने अपने एक सेनापति को भेजा लड़ने के लिए जिसका नाम था पैराडाइज। पैराडाइज लड़ने के लिए आया। और दोस्तों यहां कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन ने अपने एक सेनापति को लड़ने के लिए भेजा जिसका नाम था महफूज खां। यानी सर थोमे का युद्ध कहने को हम कह सकते हैं कि कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय सर्वे सर्वा था डुप्ले, और डुप्ले ने अपने सेनापति को भेजा जिसका नाम था पैराडाइज। और साथियों कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन ने अपने के सेनापति को लड़ने के लिए भेजा जिसका नाम था महफूज खां। पैराडाइज साथियों 1000 सैनिक लेकर आया, दूसरी तरफ से साथियों महफूज खां 10,000 की सेना लेकर आया।
दोनों का आमना सामना सर थोमे के युद्ध में हुआ है। आप जानते हैं कि भारतीय सैनिक 10,000 की संख्या और फ्रांसीसी लोग 1,000 की संख्या। आप बताओ निर्णय क्या होगा, निर्णय क्या होगा सर थोमे के युद्ध में। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूं साथियों कि आप अच्छी तरह से एक बात छोटी सी जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि अगर आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट आप लोग सभी लोग देखते होंगे, कौन कौन देखता है, मुझे लगता है सभी देखते होंगे। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं, सर रोज क्लास टाइम पे होता है क्या? बेटा क्लास होता है एप्लीकेशन के अंदर। ये तो हम एक डेमो के रूप में क्लास ले रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पर जुड़े रहो, ठीक है। ये तो बेटा एक डेमो है, जो ऐप में मेरा हिस्ट्री पॉलिटी का कोर्स चल रहा है ना, उसका एक डेमो मान लो इसको, ठीक है। ये वीडियो मैं फिर एप्लीकेशन पर भी डलवाऊंगा, तो एप्लीकेशन वाले बच्चे से नाराज ना हो बेटा। आज यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर मैंने क्लास लगाई है, जिससे कि ये बच्चे ये समझ पाए डेमो कैसे होता है। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं क्रिकेट का दीवाना हूं, क्रिकेट देखता रहता हूं। कई बार आपने देखा होगा कि साथियों कोई भी अगर अच्छी टीम अगर स्कोर अच्छा करता है, 420 430 अगर स्कोर करती है, तो आप एक बात देखिएगा कि साथियों उसको चेज करने वाली टीम लगभग 400 या 390 के आसपास जाकर रुकती है, अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन अगर साथियों कोई टीम ऐसी है जो मात्र साथियों 50 ओवर के मैच में मान लीजिए कि साथियों वो 250 या 300 रन करती है, 250 या 300 रन करती है, तो लगभग साथियों दूसरी वाली जो टीम होती है ना, वो लगभग साथियों मुश्किल से ही 250-300 तक पहुंच पाती है। आपको रोमांच साथियों हमेशा बना रहता है मैच के अंदर। दरअसल यहां हम अगर कंडीशन देखें ना, तो साथियों भारतीय थे 10,000, फ्रांस के लोग थे 1,000। ये लोग जानते थे कि मुकाबला साथियों टक्कर का है ही नहीं। फ्रांस के लोग जानते थे कि भारतीय लोग आज हमें बहुत मानने वाले हैं, क्योंकि संख्या 10,000 से 1,000, आप जानते हैं कि निर्णय क्या होगा, 1,000 की हार साथियों 10,000 के सामने होनी है। ये लोग साथियों फ्रांस के लोग जानते थे, लेकिन इनका मानना ऐसा था कि अगर मरना ही है तो एक बार दम लगा के मर लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। ताकतवर तो भारत कम नहीं थे, बताऊंगा अभी मैं आपको। लेकिन साथियों फ्रांसीसी के सैनिक जो थे 1,000, इनका साथियों माइंड जो था वो लड़ने मरने मारने में बहुत आगे था। आपके दिमाग में एक बात और भी आ रही होगी, सिर्फ फ्रांस के डोपले ने पैराडाइज के साथ 1,000 सैनिक क्यों भेजे? 10,000 5,000 20,000 भी भेज सकता था। साथियों करते क्या, ये लोग सेना लेकर भारत में नहीं आते थे, ये तो लोग साथियों भारत के लोगों को ही पैसा देकर सेना में शामिल करते थे। तो इनके पास थे ही 1,000, ये 10,000 कहां से लेके आते? ये 1,000 सैनिक साथियों जो फ्रांस के थे, ये 10,000 का सामने खड़े हुए, तो इनका एक बार साथियों दिमाग में आया कि अगर लड़ेंगे तो अच्छे से लड़ेंगे, मरना तो तय है ही है। हुआ ये कि साथियों इस युद्ध के अंदर 10,000 की सेना जो साथियों अनवरुद्दीन के द्वारा भेजी गई थी, वो साथियों 1,000 की छोटी सी सेना के द्वारा हरा दी गई। मैंने कहा कि इस महफूज खां के 10,000 सैनिकों को ऐसे समझो जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के साथियों 55 साल क्रॉस कर चुके सिपाही, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और एसआई की स्थिति, और इन 1,000 की स्थिति ऐसे समझो जैसे कि एनएसजी, एसपीजी, एसडीजी के कमांडो की स्थिति। ये साथियों उछलकर कब यहां पर मारते थे, तलवार का वार करते थे कि इन 10,000 को पता ही नहीं चला, और इस 1,000 की सेना ने साथियों इस महफूज खां की 10,000 की सेना को हरा दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, सिर्फ ये सर थोमे का युद्ध 1748 में एक युद्ध है, या इतिहास के पन्ने बदल देने वाली एक घटना है? तो मैं कहूंगा इतिहास के पन्नों को बदल देने वाली एक घटना है, क्योंकि आज तक के इतिहास में जो अंग्रेज, जो फ्रांस के लोग, जो पुर्तगाली, जो साथियों डेनिश लोग जो भारत से डरते थे ना, वो इसी वजह से डरते थे क्योंकि भारतीयों की सेना बहुत बड़ी हुआ करती थी। लेकिन सर थोमे के युद्ध के बाद एक बात फैल चुकी है जो अंग्रेजों तक भी पहुंच चुकी है, जो फ्रांस के लोग भी समझ चुके हैं कि भारत की बड़ी सेना को छोटी सेना से हराया जा सकता है। आज तक ये लोग अंग्रेज भारत को गुलाम इसीलिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि भारत की बड़ी सेना से डरते थे, और जब 1,000 सैनिकों को 10,000 सैनिकों के सामने लाके खड़ा किया गया, तो साथियों 1,000 ने 10,000 को हरा दिया। अंग्रेज बल्कि साथियों सभी कंपनियों के दिमाग में एक बात आ गई कि भारत की सेना सिर्फ बड़ी देखने में लगती है, इस बड़ी सेना को छोटी सेना से भी हराया जा सकता है। इसलिए सर थोमे का युद्ध इतिहास के पन्ने बदल देने वाला युद्ध है। यह युद्ध आसान युद्ध नहीं था मेरे साथियों। कहने के लिए इसमें पैराडाइज और महफूज खां लड़ रहे थे, लेकिन सैनिकों की बात करें तो भारत की बड़ी सेना सर थोमे के युद्ध में हारी है, जो आज तक के इतिहास में आज से पहले नहीं हुआ था।
और अगर बड़ी सेना हारी है तो भारत के अंदर बैठा हुआ हर व्यक्ति इस वाक्य को देख रहा होगा कि भारत की बड़ी सेना हार कैसे गई, भारत की बड़ी सेना हार कैसे गई, सेना हार गई। लेकिन एक बात आपने नोटिस करी कि इस युद्ध में साथियों महफूज खां आया था, अभी अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था वो बाकी था। थोमे के युद्ध में कौन जीता कौन हारा, परिणाम साफ है साथियों, इसमें डुप्ले की जीत हुई, अनवरुद्दीन की हार हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, कर्नाटक का नवाब हार गया। लेकिन साथियों टाइगर अभी जिंदा है, अनवरुद्दीन अभी बाकी है। अनवरुद्दीन साथियों बहुत जल्द साथियों क्या करता है, यहां पर कर्नाटक के दूसरे युद्ध की तैयारी करता है। यानी कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो हुआ है वो 1749 से लेकर 1754 तक हुआ है। थोमे का युद्ध कर्नाटक के युद्ध में ही हो गया, और कर्नाटक का दूसरा युद्ध जब शुरू हुआ तो 1749 से लेकर 1754 तक कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ। और साथियों इस युद्ध का कारण क्या था, जानो जरा। इस युद्ध का कारण यह था कि अब आपने ये तो देख लिया कि अनवरुद्दीन और डुप्ले आपस में दुश्मन बन चुके हैं। एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर है, एक बंगाल का नवाब है, दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। और कर्नाटक के युद्ध दूसरे युद्ध का होने का कारण यह है कि साथियों एक व्यक्ति की एंट्री हो जाती है जिसका नाम है चंदा साहब। दरअसल चंदा साहब और अनवरुद्दीन आपस में साथियों दामाद और ससुर हैं। चंदा साहब के मन में लालसा आ गई कि यार अनवरुद्दीन तू क्यों नवाब बन के बैठा है, नवाब तो मुझे बनना चाहिए। चंदा साहब कहने लगे कि कर्नाटक का नवाब मैं बनूंगा। अनवरुद्दीन ने कहा आप क्यों बनेंगे। इन दोनों के बीच में साथियों नवाब पद को लेकर झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा ही कर्नाटक के युद्ध को जन्म देता है। जब साथियों अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में नवाब पद को लेकर झगड़ा हुआ तो इसी से उत्पन्न हुई कर्नाटक के दूसरे युद्ध की स्थिति। और जानो हुआ क्या, साथियों नवाब पद के लिए दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ी है, और एक तरफ है आपके चंदा साहब, दूसरी तरफ है अनवरुद्दीन। रिश्ते में ये रिश्तेदार हैं। जैसे ही चंदा साहब अपनी लालसाओं को जाहिर करने लगे कि नवाब कर्नाटक का मैं बनूंगा, साथियों डुप्ले पास आ गया। बोला यार चंदा साहब सही कह रहे हो, इसमें गलत क्या है, आप कभी गलती नहीं कहते, नवाब आपको होना चाहिए। क्योंकि डुप्ले का दुश्मन था अनवरुद्दीन। डुप्ले चंदा साहब का साथ देने के लिए आ गया। हम यूं कह सकते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंदा साहब का साथ दे दिया कि आप नवाब बनो, हम संभालेंगे। तो कि अनवरुद्दीन भिड़ चुका था ना थोमे के युद्ध में डुप्ले से। तब तो जैसे ही चंदा साहब का साथ दिया डुप्ले ने, तो जानिएगा भारत में एक और टाइगर जिंदा था, जो दिमाग के मामले में साथियों ऐसे समझो जैसे कि चलता फिरता चीता। नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करता था, और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप ना जानते हो ऐसे कैसे हो सकता है। रॉबर्ट क्लाइव इस समय भारत में था, और रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व करता था। साथियों अनवरुद्दीन का साथ देने के लिए आ गया क्लाइव। क्या हम यूं कह सकते हैं कि अनवरुद्दीन का साथ देने के लिए आ गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं कह रहा हूं ये आपस में दुश्मन थे दोनों, फ्रांस के लोग और ब्रिटेन के लोग आपस में दुश्मन थे। लेकिन साथियों भारत में जैसे ही चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में नवाब पद की लड़ाई हुई, एक ने अनवरुद्दीन का साथ दे दिया, दूसरे ने चंदा साहब का साथ दे दिया। इससे कहते हैं दूसरे के कंधे पे रख के चलाना। अरे तुम दोनों दुश्मन थे तो तुम दोनों एक बार आमना सामना कर लेते, परिणाम सामने हो जाता। भारत के व्यक्तियों को भारत में लड़ाने का काम अंग्रेज और फ्रांस के लोग कर रहे हैं, और भारत के लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। ये अंग्रेज, ये फ्रांस के लोग अपने वर्चस्व को जमाने की कोशिश भारत में कर रहे हैं कि हम दोनों में ताकतवर कौन है, लेकिन आमने सामने नहीं बढ़ रहे। अरे भारत के लोगों की यही तो कमी होती है, वो कब उनके कंधे पे धर के चलाई जा रही है ये बात कभी समझ ही नहीं पाते। बोलो हाँ कि ना। बात क्लियर है या बात क्लियर नहीं है, ये बताओ। साथियों एक तरफ चंदा साहब, एक तरफ अनवरुद्दीन, एक तरफ फ्रांस के लोग, एक तरफ ब्रिटेन के लोग, सामना हुआ। लेकिन कहने को हम कह रहे हैं कि इसमें भारतीय लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ा कौन रहा है, कहें तो हम इनडायरेक्ट वे में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज लड़ रहे हैं। यह साथियों कर्नाटक का दूसरा युद्ध है। और हुआ क्या प्यारे साथियों, परिणाम भी निकला। परिणाम यह निकला कि युद्ध के शुरुआत में साथियों फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को हरा दिया। क्या हुआ, ध्यान से सुनना,
युद्ध के परिणाम शुरुआत में फ्रांसीसियों ने साथियों अंग्रेजों को हरा दिया। आपको एक बात बताऊं, यह है डुप्ले। क्या नाम है? डुप्ले। और यह है साथियों क्लाइव। जब नवाब पद के लिए दोनों की सेनाओं का आमना सामना हुआ ना, इस डुप्ले ने रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों की सेना को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि इनको नानी याद दिला दी डुप्ले ने। अंग्रेज भारत छोड़ के भाग खड़े हुए। उनको महसूस हो गया कि वास्तव में यार फ्रांस के लोग दमदार हैं। अंग्रेजी सेना भारत में इस युद्ध भूमि में भाग खड़ी हुई। डुप्ले के सामने एक सैनिक अंग्रेजों का टिक ना सका। इवन साथियों ये रॉबर्ट क्लाइव युद्ध भूमि छोड़ के भाग खड़ा हुआ। सामने डुप्ले था। मैं कहता हूं डुप्ले जैसा कुशल नेतृत्व करता कोई साथियों भारत में हुआ ही नहीं है। डुप्ले बड़ा जबरदस्त नेतृत्व करता था, इसको हराना संभव नहीं था। देखो ना, 1000 सैनिकों से 10,000 सैनिक हरवा दिए डुप्ले ने, तो कुछ तो दम रखता होगा। इस डुप्ले का सामने जब अंग्रेजों से हुआ तो अंग्रेजों की नानी याद दिला दी डुप्ले ने। वही क्लाइव है जो आगे चल के आप पढ़ोगे, बड़ा नाम सुना जाएगा इस क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव। इसके नाम के सामने रॉबर्ट लगेगा। ये वही क्लाइव है जब सामना डुप्ले से हुआ था ना, तो भाग खड़ा हुआ था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन मैं कहता हूं कि फ्रांस के लोग मरने मारने में, लड़ने में बड़े आगे थे। दिमाग के मामले में अंग्रेज तेज थे। जब युद्ध शुरू हुआ, युद्ध जब साथियों 20 तक पहुंचा, जो लग रहा था कि रॉबर्ट क्लाइव कुछ घंटों में युद्ध को खत्म कर देगा और अंग्रेजों को उनकी नानी याद दिला देगा। लेकिन हुआ क्या? मैंने कहा कि दिमाग के मामले में अंग्रेजों को पीछे छोड़ना संभव नहीं था। अंग्रेज बहुत दिमाग लगाते थे और अच्छा दिमाग लगाते थे। कहा जाता है कि ये अंग्रेज बड़े चापलूस टाइप के व्यक्ति भी थे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इससे लगा कि भारत में हमको डुप्ले और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी रोकने नहीं देगी और प्लान बना के आई है कि तुम्हारा सूर्य अस्त कभी नहीं होता, ऐसा तुमने कहा है, चलो तुम्हारा सूर्य अस्त करके दिखाते हैं। ये चाहते हो जाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच जाती है, जानते हो कहां पर? फ्रांस। और फ्रांस के अंदर जो वहां के महाराज हैं, जो वहां के राजा हैं, जो वहां के शासक हैं, उनके दरबार में रहने लगते हैं। कुछ अधिकारियों को घूस खिलाते हैं, पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं और उनसे एक आदेश पारित करा देते हैं, रिक्वेस्ट के माध्यम से, पैसे देने के माध्यम से। और क्या आदेश है कि डुप्ले को आप कहां बुला लो? फ्रांस बुला लो। और हुआ कुछ यूं ही कि डुप्ले बैक टू द पवेलियन, जो अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, अंग्रेजों को कदम कदम पे हरा रहा था, अंग्रेजों को भारत में टिकने नहीं देता, इनके सूर्य अस्त होने वाली बात को बहुत जल्द झूठा साबित कर देता, फ्रांस की सरकार ने इस डुप्ले को वापस बुला लिया। दोस्तों, डुप्ले की जगह पर एक नया गवर्नर बनकर आया जिसका नाम था गोडेहू। गोडेहू ये नया गवर्नर फ्रांस का बनकर आया। आप एक बात बताइए कि अगर कोई सेट बैट्समैन जो 120 या 125 का स्कोर क्रीज पर रहते हुए कर चुका है, कोई क्रिकेटर अच्छा खेल रहा है, 120 125 का स्कोर साथियों मान लीजिएगा कर चुका है, आप जानते हैं कि वो सूर्य कुमार यादव, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली जैसा बैट्समैन है। आप अगर ऐसे सेट बैट्समैन को कहेंगे कि आप पवेलियन में आ जाओ, इधर से साथियों हम एक नए केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जैसे बैट्समैन को भेज रहे हैं और ये जाके खेलेगा। आप बताओ, अगर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जैसे बैट्समैन अगर क्रीज पर जाएंगे तो कुछ बॉल समझेंगे या नहीं समझेंगे? कुछ बाउंस समझेंगे, पिच के मिजाज को समझेंगे, आखिरकार बॉलर को देखेंगे नहीं देखेंगे? समझने में थोड़ा सा पिच को टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपने सेट बैट्समैन वापस बुला लिया है। भले ही गोडेहू साथियों यहां पर आया, लेकिन गोडेहू जब तक इस पॉलिटिक्स को समझ पाता, जब तक साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और गोडेहू का काम तमाम कर दिया। बहरहाल मैं कहता हूं कि अगर डुप्ले भारत से वापस ना बुलाया होता तो भारत में साथियों अंग्रेज टिक ना पाते। हम गुलाम तो होते, लेकिन अंग्रेजों के नहीं, फ्रांस के लोगों के। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइएगा, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के हार जाने के कारण क्या थे? भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के हार जाने के कारण क्या थे? पहला ऑप्शन है साथियों, अंग्रेजों का ज्यादा दिमाग लगाना या अंग्रेजों का दिमाग अच्छा लगा लेना। दूसरा ऑप्शन है साथियों, अंग्रेजों का फ्रांस में जाके डुप्ले को वापस भिजवा देना। दोनों ही प्रश्न सही लग रहे होंगे अभी आपको। तीसरा ऑप्शन है मेरे साथियों यहां पर भारत के राजाओं का शक्तिशाली ना होना, जो आपको लग रहा होगा। चौथा ऑप्शन है साथियों मेरा यहां पर कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर वहां की सरकार का ज्यादा अधिकार होना। आपका आंसर क्या है जरा सोचिएगा। और ये वह प्रश्न है साथियों जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा।
ये क्वेश्चन सिर्फ वही कवर कर सकता है जिसने कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुना होगा। फैक्ट रट लेना, फैक्ट को साथियों बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर सेट कर लेना एग्जाम निकाल जाने का रास्ता नहीं होता। साथियों फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाना, यही आपको एग्जाम के अंदर उस नंबर को दिला के जाएगा जिस नंबर को बाकी के बच्चे छोड़ के आ रहे होंगे। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर वही बच्चा दे सकता है जिसने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सुना होगा। देखने में सारे विकल्प सही लग रहे होंगे, लेकिन मैं कहता हूं इस प्रश्न का राइट आंसर है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर वहां की सरकार का ज्यादा अधिकार होना। अंग्रेज फ्री माइंड खेलते थे। फ्रांस की सरकार अगर इस डुप्ले को वापस ना बुलाती तो निश्चित सी बात थी कि डुप्ले अंग्रेजों को बहुत जल्दी कुछ सालों में सफाया कर देता। लेकिन फ्रांस की कंपनी पर, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी पर वहां की सरकार का बहुत ज्यादा अधिकार था। जैसे सरकार कहती थी ऐसे साथियों कंपनी को करना होता था, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए नुकसानदायक पैदा हुआ। बहरहाल परिणाम यह निकला कि युद्ध के शुरुआत में फ्रांसीसियों ने साथियों अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन युद्ध के अंत में साथियों अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। पांडिचेरी के संधि के साथ कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हो गया। आपसे अगर पूछे कर्नाटक के दूसरे युद्ध में कौन हारा, तो आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी हारी। लेकिन युद्ध के शुरुआत में फ्रांस जीत रहा था। तब हुआ क्या? दरअसल आप ये तो समझ गए हुए कि सर ये तो ठीक है कि डुप्ले वापस गए, लेकिन चंदा साहब और अनवरुद्दीन का क्या हुआ, नवाब कौन बना? तो इनके बीच में एक और युद्ध हुआ। इनके बीच में साथियों 1749 के अंदर अंबर का युद्ध हुआ। बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, आज तक आपने सिर्फ मैचिंग वाला एक क्वेश्चन देखा होगा जिसमें साथियों बक्सर का, बांडीवास का और साथियों वेदरा का युद्ध और एक अंबर का युद्ध पड़ा होगा, लेकिन आपको आज तक नहीं पता होगा अंबर का युद्ध कब, कहां, कैसे हुआ। 1749 के अंदर साथियों अंबर का युद्ध हुआ था और इस अंबर के युद्ध में साथियों चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को हरा दिया था। क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कि चंदा साहब और अनवरुद्दीन क्यों लड़े हैं आपस में अंबर के युद्ध में? है यस और नो? क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कि अंबर के युद्ध में चंदा साहब और अनवरुद्दीन क्यों लड़े हैं? या मुझे बताने की आवश्यकता है कि अनवरुद्दीन कौन है? क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कि चंदा साहब कौन है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि नवाब पद के लिए दोनों आपस में लड़ रहे थे। लेकिन चंदा साहब अनवरुद्दीन को हरा चुके हैं, मतलब अब कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा? चंदा साहब बनेंगे। लेकिन बहुत सारी तस्वीर क्लियर हो गई है। एक बात तो यही पता चल गई है कि भारत की बड़ी सेना को छोटी सेना से हराया जा सकता है। एक बात यह भी पता चल चुकी है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर वहां की सरकार का अधिकार ज्यादा है। और एक बात यह भी पता चल चुकी है कि भले ही फ्रांस के लोग मरने, मारने, लड़ने में आगे हों, लेकिन दिमाग के मामले में अंग्रेजों को हराना आसान नहीं है। यह बात भी पता चल चुकी है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या जानिएगा। कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है और कर्नाटक के तीसरे युद्ध का जरा समय देखिएगा। 1758 में यह युद्ध हुआ और 1763 तक यह युद्ध चला। 5 साल का युद्ध। मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में संशय, आपके दिमाग में डाउट, आपके दिमाग में रत्ती भर भी कसर ना रह जाए कि कल को कोई अगर यह बात पूछ ले कि 5 साल तक युद्ध क्यों चला। अब बता पाओ कि संचार का माध्यम ना होना, कारण इसका यूरोप था। यूरोप में जब दोनों देश लड़ते थे तो ये कर्नाटक में लड़ते थे, जब यूरोप में लड़ना बंद कर देते थे ये कर्नाटक में लड़ना बंद कर देते। इसीलिए आपने देखा कि पहला कर्नाटक का युद्ध एक्सला-सापल की संधि के साथ समाप्त हुआ, जो भारत में नहीं है। मुद्दा आगे बढ़ते हैं। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1758 से 1763 तक हुआ। इसका कारण था कि यूरोप में 7 वर्षों का युद्ध हुआ था। 1756 से 1763 तक यूरोप में एक युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जिसकी छाप हमें देखने के लिए मिली साथियों कहां? कर्नाटक के तीसरे युद्ध में। इसका परिणाम क्या निकला है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या हुआ कर्नाटक के तीसरे युद्ध में परिणाम? 1760 में वांडीवास का युद्ध हो गया। इसका वांडीवास का युद्ध। बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, वांडीवास का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, कब, कहां, कैसे हुआ, सारी बात क्लियर करूंगा। दोस्तों एक तरफ से फिर से आकर खड़ी हुई है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की सेना, दूसरी तरफ से साथियों ब्रिटिश सेना आकर खड़ी हो गई है। ब्रिटिश सेना का इस समय नेतृत्व कर रहा है आयरकूट नाम का व्यक्ति गवर्नर, और साथियों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा है काउंट डी लाली नाम का व्यक्ति। अगर यही डुप्ले होता तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता। अगर इस काउंट डी लाली की जगह डुप्ले होता तो युद्ध का परिणाम शायद कुछ और होता। लेकिन ध्यान रखना वांडीवास का युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन में हुआ है,
और परिणाम क्या निकला साथियों, इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, क्योंकि ब्रिटेन के लोग दिमाग का यूज करना जानते थे। यानी कि ये साथियों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर काउंट डिलाली उतना अच्छा नेतृत्व ना कर सका, जिसकी वजह से इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो फ्रांस के लोग ये बात सोचकर आए थे कि भारत में जाकर हम दिखाएंगे इन ब्रिटेन के लोगों को या अंग्रेजों को कि तुम्हारा सूर्य कैसे अस्त नहीं होता। वांडीबास का युद्ध 1760 आने तक साथियों फ्रांसीसियों को ही भारत से भाग जाना पड़ा। लेकिन मैं कहता हूं कि शायद अगर डुप्ले भारत में रहा होता तो हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते, हम गुलाम तो होते लेकिन हम फ्रांसीसियों के गुलाम होते, क्योंकि फ्रांसीसी, मैं बताना चाहूंगा आगे चल के, ये फ्रांस के लोग अभी शांत नहीं बैठेंगे। ये वांडीबास के युद्ध के बाद भारत से भाग गए हैं, लेकिन ये आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान चीर के जमीन फाड़ के मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये फ्रांस के लोग आएंगे और दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिस समय मैसूर का सुल्तान इन अंग्रेजों से लड़ रहा होगा ना, उस समय फ्रांस के लोग बहुत मदद करने के लिए आएंगे। अभी आप आगे समझो, कॉन्सेप्ट है, इतिहास जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है मेरे लालो। फिलहाल ये समझो कि वांडीबास का युद्ध 1760 में हुआ है, फ्रांसीसी और साथियों अंग्रेजों के बीच में हुआ है। और इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में अंग्रेजों ने साथियों निर्णायक रूप से फ्रांसीसियों को हरा दिया। तो फ्रांसीसी हारेंगे तो देश छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने कहा एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह से एक देश भारत में दो व्यापारी की कंपनी नहीं रह सकती, उसी तरह से एक देश में दो व्यापारिक कंपनी नहीं रह सकती। जिस तरह से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह से साथियों एक देश में दो कंपनी नहीं रह सकती। तो वांडीबास का युद्ध एक ऐसा युद्ध हुआ है जिसमें फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने हरा दिया और साथियों पेरिस की संधि के साथ साथियों कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हुआ और वांडीबास का युद्ध 1760 में, जिसमें अंग्रेजों की जीत और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई। नहीं बेटा अभी नहीं, मंजीत घसीटी बेगम के बारे में वो बक्सर प्लासी में आएगा, ठीक है। आगे चलो, अब देखो साथियों, मजा आ रहा है ना, जबरदस्त है ना मामला। अब ये तो आप समझ गए कि दो कंपनियां ताकतवर आई थी देश में, एक फ्रांस की एक इंग्लैंड की, दोनों ही ताकतवर थी। बाकी पुर्तगाली वगैरह डच वगैरह ये इतने ताकतवर नहीं थे। और अंग्रेजों ने दिमाग का प्रयोग करके फ्रांसीसियों को भारत से बाहर भगा दिया 1760 में वांडीबास के युद्ध में। ये वांडीबास का युद्ध आपसे बहुत पूछा जाता है। अंबर का और सरथोमे का युद्ध भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अगर जिस समय ये अंग्रेज फ्रांसीसियों से लड़े और उस समय के बाद अगर हम भारत की तात्कालीन स्थिति को देखें, ये देखें कि जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे उस समय भारत की स्थिति क्या थी, या अंग्रेजों ने जब अपनी शक्ति का उदय किया, जब अपने वर्चस्व को स्थापित भारत के अंदर किया, जब भारत में अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, हमें उस समय की तात्कालीन स्थिति देखनी पड़ेगी। आइएगा जानते हैं, जब भारत में अंग्रेज अपना उदय करना चाह रहे थे उस समय भारत में क्या चल रहा था, कौन राजा था, कैसे लड़ रहा था, जानिएगा। दोस्तों तात्कालीन भारत स्थिति की देखें तो उस समय भारत पर मुगल वंश शासन कर रहा था। कौन सा? मुगल वंश शासन कर रहा था। उस समय साथियों एक मुगल काल का राजा शासक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। इस मोहम्मद शाह रंगीला का दूसरा नाम है रोशन अख्तर, जो 1719 से लेकर 1748 तक शासन करता है। नाम है रंगीला। जिसके नाम में रंगीला आ रहा हो वो व्यक्ति कितना रंगीला हो सकता है आप सोचिएगा। मोहम्मद शाह रंगीला नाम है महोदय का। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम में रंगीला ऐसे ही नहीं जुड़ा, इनके कर्तव्यों और कारनामों से रंगीला कहा गया है। ये व्यक्ति साथियों एक नंबर का अय्याश टाइप का व्यक्ति, निकम्मा हरामखोर टाइप का व्यक्ति, जिसको देश लुटे तो लुटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऐश आराम अय्याशी में कोई कमी नहीं आ जाए, ऐसा व्यक्ति मुगल काल का ये मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करता था। दुनिया के अंदर जब ये दोनों की दोनों कंपनियां साथियों इस बात की होड़ में लगी थी कि भारत पर अधिकार किसका होगा, ये व्यक्ति इस होड़ में लगा हुआ था कि मेरे हरम में इस समय कितनी सुंदर स्त्रियां हैं।
ये व्यक्ति अगर एक जगह से दूसरे जगह पर अटैक करता था तो बाकी की सेनाएं, बाकी के लोग, बाकी के राजा, बाकी की कंपनियां उस शासक के सोने चांदी जवाहरात पैसे हथियारों को लूटा करती थी। ये व्यक्ति लूटा करता था कि इस साम्राज्य में जितनी सुंदर लड़कियां और महिलाएं सबको उठा लो, मैं उन्हें अपने हरम में रखूंगा। ये व्यक्ति इस होड़ में लगा रहता था कि मेरे हरम में इस टाइम 4000 महिलाएं हैं, मेरे हरम में 4500 करूंगा, फिर इनको 5000 करूंगा। मेरे हरम में कितनी महिलाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ रंगीला काम। पूरे के पूरे दरबार में स्त्रियां नाचती रहती थी, साथियों म्यूजिक चलता रहता था, डीजे वाले बाबू मेरा गाना तो बजा। मोहम्मद शाह रंगीला को इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि भारत में चल क्या रहा है। नाम रंगीला है, काम भी इसके रंगीले हैं। ये व्यक्ति साथियों भारत को पूरी तरह से लुटवाने में, खत्म करवाने में, ये व्यक्ति साथियों सबसे बड़ा मेरी नजर में सहयोगी माना जाता है। आगे समझिएगा। तो इसके बाद इसके समय में क्या हुआ, जब साथियों आप ऐसे समझो कि जब किसी कोई राजा, जो बादशाह, आपकी कंपनी का लीडर, आपका कैप्टन जब रंगीला हो जाए तो बाकी की जनता कैसी होगी? वो महारंगीला होगी, वो महारंगीला होगी। दोस्तों जब ये हरम की स्त्रियों में बहुत ज्यादा समय बिताया करता था तो इसके जो बाकी के सेनापति थे, बाकी की सेना थी, वो भी फुल अय्यासी, एकदम जबरदस्त मजेदार जीवन जिया करते थे। दोस्तों एक बात आप बताओ कि मैंने आपको इससे पहले कुछ मतलब बाबर, अकबर हमेशा मैंने आपको पढ़ाई है, हुमायूं पढ़ाए हैं। मुगल के शासक इतने ताकतवर थे कि जब ये अंग्रेज आए थे ना, तो साथियों मुगल दरबार में जाके रिक्वेस्ट किया करते थे कि हमें व्यापार की अनुमति दे दो, व्यापार कर लेंगे। मैंने बताया फिर शाह ने मैग्ना कार्टा दे दिया था इनको। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो और हेक्टर हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस आदि पहुंचे थे। उन्होंने सत्य गुहार लगाई थी कि व्यापार की अनुमति दे दो, और देखो रिक्वेस्ट करी थी उन्होंने जाके मुगल बादशाह के यहां पर। और ये मुगल बादशाह ही मोहम्मद शाह रंगीला, जिसकी स्थिति इतनी डाउन हो चुकी है कि इसको अंग्रेज बस ये इंतजार कर रहे थे कि कब इसकी शक्ति थोड़ी सी और कम हो जाए और हम इसका काम तमाम करके संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर ले। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इस समय गद्दी पर बैठा। दोस्तों जब कैप्टन, जब आपका राजा, जब आपका नेतृत्वकर्ता कमजोर हो जाए तो आप एक बात बताओ, आपके साम्राज्य में रहने वाले अन्य व्यक्ति क्या आपके अधीन काम कर पाएंगे? कदापि नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हुआ क्या, उस समय साथियों अवध, बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। बोले हम मुगल बादशाह के अंडर नहीं है, क्योंकि आपका लीडर अगर कमजोर पड़ गया, आपका अगर सत्ताधारी व्यक्ति कमजोर पड़ गया तो बाकी की सरकार क्या आपके अधीन रह पाएंगी? साथियों हुआ ये कि साथियों बंगाल ने अपने आप को अलग कर लिया, कर्नाटक ने अपने आप को, हैदराबाद ने अपने आप को, अवध ने मुगल साम्राज्य से अलग कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र शासक बना दिया। हुआ क्या, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों इसी समय क्या हुआ कि अवध को साथियों अलग किया और अवध के संस्थापक शहादत खां हुए और कह दिया कि अवध अब स्वतंत्र साम्राज्य हो गया। और उसका शासक कौन? शहादत खां। मुगल शासन से कोई मतलब नहीं। अरे औरंगजेब के समय में दिल्ली से लेकर साथियों दक्षिण भारत तक आपने पढ़ा होगा, मलिक काफूर ने पूरे भारत पर मुगलों की पताका फैला दी थी। अंग्रेजों का दम था तो एक बार औरंगजेब के सामने आकर कह पाते, लेकिन भारत टूटने लगा था, भारत कमजोर होने लगा था। और मैं कहता हूं कि जब जब भारत टूटेगा भारत गुलाम बनेगा, जब जब भारत कमजोर होगा भारत गुलाम बनेगा। अरे भारत को अगर लूटना है तो एक बार लूट के दिखाओ चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में, अगर भारत को लूटना है तो लूट के दिखाओ एक बार सम्राट अशोक के समय में, अगर भारत को लूटना है तो आप प्राचीन इतिहास के समय में लूट के दिखाओ। इतने ताकतवर कट्टावर नेता हुए थे, आए थे कुछ लुटेरे साथियों भारत को लूटने के लिए। लूटना तो छोड़ो, अपनी बेटियों की शादी भारत के राजाओं के साथ करके चले गए थे। क्या सेल्यूकस निकेटर के बारे में आप नहीं जानते? लेकिन अगर भारत साथियों कमजोर पड़ेगा, जब भारत के अंदर क्षेत्रीय शक्तियां अगर अपने आप को अस्तित्व में लाने की कोशिश करने लगेंगी तो भारत को गुलाम बनाया जा सकता है। अगर आज के समय में केंद्र सरकार के अंदर ताकत है तो वो किसी राज्य सरकार को भारत से अलग होने नहीं दे सकती। अगर केंद्र सरकार कमजोर पड़ गई तो अरुणाचल प्रदेश चीन के गीत गाएगा, कश्मीर पाकिस्तान के गीत गाएगा, और साथियों दक्षिण भारत के कई राज्य ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि हम भारत का हिस्सा ही नहीं है। अगर मोहम्मद शाह रंगीला कमजोर नहीं होता, क्यों क्या ताकत थी साथियों शहादत खां की जो अवध को अलग करके दिखा देता?
कदापि नहीं कर पाता। ना केवल अवध साथियों, मैं कहता हूं कि बंगाल ने अपने आप को अलग कर दिया और बंगाल का मुर्शिद कुली खां यहां पर स्वतंत्र रूप से संस्थापक बना और शासक बना। यही नहीं साथियों, इस समय कर्नाटक अलग अपने आप को कर लेता है इस मुगल साम्राज्य से और सादुल्ला इसका साथियों संस्थापक बनता है। हैदराबाद के अंदर साथियों निजामुल मुल्क जो हुआ करते थे, उन्हें अपना आपको नवाब बना लिया और कहा हमारा मुगल साम्राज्य से कोई मतलब नहीं। इसी बात का इंतजार तो कर रहे थे कि ये लोग कब आपस में बिखरें, टूटें और हम इन पर अपना शासन समाए। भारत टूटने लगा, भारत टूटने लगा। देखो कैसे बंगाल के नवाबों ने बंगाल को अलग किया, अवध को अलग किया, हैदराबाद को अलग किया, कर्नाटक को अलग किया और मुगल साम्राज्य से अलग होकर कहने लगे कि ये साम्राज्य हमारा और हम इसके स्वतंत्र संस्थापक और शासक। अंग्रेज सब कुछ देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे भारत थोड़ा सा और कमजोर हो जाए। जानो भारत कितना कमजोर हुआ। भारत इतना कमजोर हुआ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना, पूछता है कि अवध के स्वतंत्र संस्थापक सादत कहां हुए। उसके अलावा साथियों बंगाल के स्वतंत्र संस्थापक मुर्शिद कुली कहां हुए। उसके बाद कर्नाटक के स्वतंत्र संस्थापक सादुल्ला और हैदराबाद के साथियों निजामुल कहां हुए। ये कई बार आपसे पूछता है। दोस्तों कितना कमजोर हुआ मुगल बादशाह, जरा समझो मेरी बात को। दोस्तों ये व्यक्ति है पेशवा बाजीराव। क्या नाम है इनका? पेशवा बाजीराव प्रथम। सबकी आती नहीं और इनकी जाती नहीं। पेशवा बाजीराव मराठा हुआ करते थे और मराठा इस समय साथियों बात करें तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र होता है ना, वहां पर मराठा शासन किया करते थे। और मैं कहता हूं कि सबकी आती नहीं, मराठाओं की जाती नहीं। भारत में इस समय दो बड़ी शक्ति थी, एक मुगल एक मराठा। मराठा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, जबकि मुगल भारत को साथियों इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे। और यही कारण था कि मराठाओं की मुगलों से नहीं बनती थी। जिस समय अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, उससे पहले दो बड़ी शक्ति थी। इसके अलावा और भी शक्ति थी। मैं बात करूं, सिख भी इस समय शक्ति थे। राजस्थान का राजपूताना इस समय शक्ति हुआ करता था। दक्षिण भारत के अंदर टीपू सुल्तान, हैदर अली शक्ति हुआ करते थे। उसके अलावा भी कुछ शक्तियां थी, लेकिन मराठा और मुगल इस समय बड़ी शक्तियों के रूप में उभरते थे, जिनके सामने अंग्रेज घुटने टेक सकते थे। लेकिन मुगल और मराठाओं में आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि एक देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। हुआ क्या? बालाजी बाजीराव के चर्चे आप सभी ने सुने होंगे। इन्होंने क्या किया, 1737 के समय में साथियों अपने 500 घोड़े लिए और 500 घोड़े लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। जिस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बैठा है। मात्र 500 घोड़ों के साथ ये साथियों बालाजी पेशवा बाजीराव आए और दिल्ली पर अटैक कर दिया। बिहार की धरती से गुरुजी प्रणाम। बेटा एक काम करो, पहले तो देखो अगर आपको मजा आ रहा है ना, तो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को बेटा शेयर करके आओ। सबसे पहले अगर थोड़ा बहुत मजा आ रहा है, लग रहा है कि गुरुजी दम लगा रहे हैं और पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करके आओ। फिर मैं खुद भी इतना लीन हो जाता हूँ पढ़ाने में, मुझे खुद ही पता नहीं होता कि मेरी क्लास ऐप पे चल रही है, यूट्यूब पर चल रही है, कहाँ चल रही है। पहले इसको फटाफट से करके आओ एक बार शेयर, हर बच्चा बोलो हाँ कि ना, करके आ रहे हो कि नहीं। और लाइक वाइक का बटन उठा के एक बार तोड़ दो बेटा, ये दब जाना चाहिए, क्योंकि फिर आप ये देख लो कि आप फिर कोर्स में आ जाना, फिर वही जोश के साथ आप पढ़ते रहना। कोर्स हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर चल ही रहा है। बिहार की धरती से, बांका जिले से प्रणाम गुरुजी, सभी को मेरा प्रणाम है, सभी को मेरा दुलार है। जय हिंद, वय हिंद, सबको मेरा बहुत सारा प्यार है। तो इतनी बात सुन लो, फटाफट से जो काम करने वाला पहले उससे कर दो। और शेयर वेयर वाला काम, जो 10 मिनट सुन लेके आता हूं ना मैं आपका, वो भी ना एक बार शेयर वेयर कर दिया करो अच्छे से, ठीक है? बात क्लियर है? चलो चलें आगे। चलो साथियों, पेशवा बालाजी बाजीराव ने 500 घोड़ों के साथ दिल्ली पर अटैक कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला के किले के नीचे जाकर बालाजी बाजीराव ने डायलॉग मारा, बोले कह दो मराठा बालाजी बाजीराव आया है, पेशवा बालाजी बाजीराव आया है, जरा मोहम्मद शाह रंगीला से कहो सामने आए। मोहम्मद शाह रंगीला घर से नहीं निकला, किले से बाहर नहीं आया। मराठाओं पेशवाओं से मोहम्मद शाह रंगीला इतना डरा करता। मात्र 500 घोड़ों की सेना लेकर मराठा दिल्ली पहुंचे थे और मोहम्मद शाह रंगीला साथियों पेशवाओं का सामना न कर सका। इन लोगों ने दिल्ली में लूटपाट करी, तबाही मचाई। उसके बाद अपने 500 घोड़े लेकर ये लोग महाराष्ट्र की तरफ वापस कूच कर गए। लेकिन गलती कर गए साथियों, गलती कर गए।
आप एक बात बताओ, अगर दिल्ली का शासक, दिल्ली का सुल्तान इतना कमजोर था कि 500 घोड़ों की सेना का सामना करने में असमर्थ, अगर ये पेशवा इतने ताकतवर थे कि दिल्ली के सम्राट, दिल्ली के सुल्तान, मुगल बादशाह को झुकाने की ताकत रखते थे, तो इनको दिल्ली से वापस नहीं लौटना था। इनको दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमा देना था। दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर साम्राज्य की स्थापना करके दिल्ली से शासन कर देना शुरू कर देना चाहिए था। अगर दिल्ली का बादशाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इतना कमजोर हो चुका था, इनको वापस नहीं लौटना चाहिए था। इतिहास की कई गलतियां ऐसे हुई हैं जो साथियों अगर ना होती ना, तो शायद हम साथियों आज जो चीज पढ़ रहे हैं ना, इससे पढ़ने की जरूरत ही ना होती, हम अपने देश का इतिहास पढ़ रहे होते। इन पेशवाओं ने जब 500 घोड़ों के साथ दिल्ली पर कूच किया, वहां गलती कर बैठे कि इन्होंने साथियों मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी से हटाकर अपने साम्राज्य की स्थापना ना करी। पेशवा लूटपाट करके साथियों 1737 में वापस लौटे। आपको क्या लगता है, ये बात आपने, मैंने और बाकी आपके दोस्तों ने जो देख रहे हैं उन्होंने ही जानी है? ये बात साथियों हवा की तरह, आग की तरह फैली, और जब ये बात फैली तो ये बात ना केवल भारत में फैली, ये बात साथियों पूरी दुनिया में फैली कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला मुगल बादशाह इतना कमजोर हो चुका है कि 500 घोड़ों की सेना का सामना मुगल बादशाह ना कर सका। जब ये बात भारत से बाहर जाएगी तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी समृद्ध साम्राज्य का शासक कमजोर होता है तो उसके दुश्मन इतने होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ये बात साथियों बाहर गई, यहां तक नहीं, ये बात ईरान तक, ये बात फारस तक पहुंची, और जब ये बात फारस तक पहुंची तो जानो हुआ क्या। उस समय साथियों हुआ ये कि 1739 में बात पहुंच गई थी, जानते हो कहां तक बात पहुंच चुकी थी साथियों, ये ईरान तक। और 1739 में नादिर शाह को ये बात पता चल गई कि भारत का शासक मुगल बादशाह इतना कमजोर है कि वो 500 घोड़ों की सेना को सामना न कर सका। नादिर शाह को साथियों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 1739 में ये नादिर शाह फारस का शासक है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 1739 में भारत को लूटने की चेष्टा के साथ नादिर शाह भारत की तरफ बढ़ जाता है। और जब नादिर शाह भारत की तरफ बढ़ा तो नादिर शाह का उद्देश्य था कि मैं खूब सोना चांदी लूटूंगा, क्योंकि ये जान चुका था, सुन चुका था कि भारत सोने की चिड़िया है। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और हुआ क्या मेरे साथियों, जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मोहम्मद शाह रंगीला, दरअसल ये व्यक्ति जब नादिर शाह बढ़ा आ रहा था तो बीच के जो गवर्नर थे, बीच के जो राज्यपाल थे, उन सबको संधि स्वीकार कराता आ रहा था। मतलब इसके सामने नहीं टिक पा रहा था कोई। तो भारत के शासक मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला कि नादिर शाह आ रहा है। जब 500 घोड़ों की सेना के सामने भारत का शासक मोहम्मद शाह रंगीला टिक ना सका, तो नादिर शाह के सामने मोहम्मद शाह रंगीला क्या टिकता। नादिर शाह ने क्या किया, अपने एक साथियों व्यक्ति को मुर्शिद कुली खां को भेजा। ध्यान से सुनना मेरी बात को साथियों। आप जानते हो मुर्शिद कुली खां कौन है? मुर्शिद कुली खां, अभी मैंने आपको पढ़ाया था मुर्शिद कुली खां के बारे में। मुर्शिद कुली खां को भेजा और मुर्शिद कुली खां से कहा कि नादिर शाह को रोको, नादिर शाह को रोको। नादिर शाह रुकेगा कैसे? बोले जैसे भी हो सके रोक लेना, क्योंकि दिल्ली के अंदर नायाब इतने सोने चांदी आभूषण जेवरात हैं कि अगर नादिर शाह दिल्ली पहुंचाना तो बहुत बड़ी लूट करके जाएगा। नादिर शाह को बाहर रोको। ये व्यक्ति साथियों नादिर शाह को मुर्शिद कुली खां रोकने के लिए जाता है और नादिर शाह से कहता है कि आप एक काम करो, आपको लूटी तो चाहिए, हम आपको 20 लाख रुपए ऑफर देते हैं। 1739 में हम आपको 20 लाख रुपए देते हैं, आप ये पकड़ो रकम, आप लूटना ही चाहते हो, क्या मारना क्या मरना, आप साथियों ये 20 लाख रुपए लेकर लौट जाओ। 1739 में 20 लाख रुपए, आप समझते हो कितनी बड़ी रकम होती है। नादिर शाह को भी समझ में आया, यार इतना क्या मैं मार काट मचा के लूटूंगा, कुछ मेरे मारे जाएंगे, कुछ सामने वालों को मारूंगा, तो 20 लाख रुपए मेरे सफिशिएंट है। नादिर शाह ने 20 लाख रुपए लिए और अपनी सेना में आदेश फैला दिया कि चलो हम वापस चलते हैं, हमारी लूट का उद्देश्य कंप्लीट हुआ। तो कहा जाता है कि भारत के अंदर जयचंदों की कोई कमी नहीं है। नादिर शाह जब बिना भारत लूटे हुए मुर्शिद कुली खां के कहने पर 20 लाख रुपए लेकर लौट जाने के लिए तैयार हुआ, तो साथ ही शहादत खां को यह मुर्शिद कुली खां की ईमानदारी देखी नहीं गई। क्या नाम था? शहादत खां, नाम सुना होगा आपने, शहादत खां।
सादत खां साथियों, ये वही व्यक्ति हैं जो अभी इन्होंने अवध, बंगाल, हैदराबाद अपने आप को लग किया था, वहीं के गवर्नर हैं। सादत खां को साथियों देखा ना गया और सादत खां पहुंच गया नादिर शाह के पास, बोले पागल हो चले हो क्या, 20 लाख में डील कर ली, 20 लाख रुपए है क्या, आप दिल्ली जाओ लूटने के लिए, दिल्ली को लूटो, आप 20 करोड़ रुपए भी लूट सकते हो, आप दिल्ली को लूटो। आप अगर यहीं से 20 लाख लेके लौट गए ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप दिल्ली की तरफ एक बार बढ़ो तो सही, 20 करोड़ रुपए भी आपको दिल्ली में जाने पे मिल सकते हैं। नादिर शाह को इस शहादत खां ने फुलसा दिया। नादिर शाह ने कहा कि अगर 20 करोड़ नहीं मिले तो ध्यान रखना तेरी जीवन लीला वही खत्म हो जाएगी। सादत खान ने कहा कि अगर 20 करोड़ ना मिले तो गारंटी मेरी है, दिल्ली की तरफ कूच करो, मोहम्मद शाह रंगीला बहुत कमजोर है, सब कुछ मिलेगा वहां पर सब कुछ मिलेगा। नादिर शाह दिल्ली की तरफ कूच कर गया। दरअसल मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में करनाल जो हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है, दरअसल आप जब आप आएंगे मतलब मैप देखेंगे तो मैप पे ऊपर हरियाणा फिर दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली से कुछ ही दूर पर करनाल पड़ता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में 1739, दोस्तों 1739 कर लीजिएगा, 1739 में करनाल का युद्ध हुआ है, जिसमें सत्यो से नादिर शाह ने क्या किया, इस मुगलों को हरा दिया। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये करनाल का जैसे युद्ध हुआ तो ये युद्ध हरियाणा में ही क्यों होते थे? पानीपत का युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध हुआ, मतलब जितने भी युद्ध हुए ज्यादातर पानीपत के 3 युद्ध हुए, तो ये हरियाणा में ही क्यों होते थे? कोई बच्चा बता पाएगा? एक बार सभी लिख दो जय श्री राम। हाँ बेटा जो चाहो लिख सकते हो, आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, जो चाहे आप लिख सकते हैं। आर्टिकल 25 आपको देता है धर्म के प्रति आस्था की स्वतंत्रता, तो आप जो चाहे लिखिए। हाँ क्यों हरियाणा में युद्ध होते थे आप बताइएगा दोस्तों। अगर मैं बात हाँ तो साथियों क्या ये सकते हैं कि नादिर शाह ने 1739 में मुगल सेना को हरा दिया। ये नादिर शाह साथियों आगे बढ़ चला, दिल्ली की तरफ बढ़ चला। नादिर शाह ने भयंकर लूट दिल्ली में आकर करी, और जानते हो क्या क्या लूटा, जानो। हाँ दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला जो कमजोर शासक था, इस पर अटैक किया और इसको हराने के बाद कोहिनूर का हीरा, क्या था? कोहिनूर का हीरा जो भारत में था, इसको नादिर शाह लूट के ईरान या फारस ले गया। और दोस्तों इस नादिर शाह ने मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताउस भी कहते हैं, मयूर सिंहासन को छीन लिया। और साथियों इसने हिंदू संगीत के प्रमुख, ध्यान से सुनना, इसने और क्या लूटा? हिंदू संगीत की प्रमुख, मतलब हिंदू संगीत की जो प्रमुख साथियों, यहां पर चित्रित फारसी पांडुलिपि थी। क्या थी? चित्रित पांडुलिपि, इसको भी ये लूट कर ले गया। अच्छा ये मयूर सिंहासन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि मयूर सिंहासन को बनाने वाला एक व्यक्ति था बेबादल खां। क्या नाम था? बेबादल खां। बेबादल खां ने सत्यो मयूर सिंहासन को बनाया था। आपको लग रहा होगा सर मयूर सिंहासन ले गया तो क्या बड़ी बात है। मयूर सिंहासन में उस समय पर 12.5 कुंटल सोना लगा था। कितना? 12.5 कुंटल सोने से बना था मयूर सिंहासन। आप जानते हो 1 ग्राम की, 1 तोले की आज कीमत क्या है? 12.5 कुंटल सोना लगा था मयूर सिंहासन में। कोहिनूर का हीरा दुनिया में एकमात्र हीरा है जिसको लूटकर भारत से ले गया आपका कौन? नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, मयूर सिंहासन को छीना। अच्छा एक बात बताओ, मयूर सिंहासन को बनवाने वाला शासक कौन था? चलो ऐसे नहीं, ऐसे बताओ, क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपके सामने रखता हूं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? देखो आपके दमखम को, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था?
बता पाओगे? अब ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मयूर सिंहासन को बनवाने वाला शासक कौन था? बनवाने वाला शासक। या ऐसे पूछा जा सकता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह है, क्योंकि मोहम्मद शाह से ही तो छीना है नादिर शाह ने, तो फिर कैसे बैठ पाएगा कोई मुगल बादशाह? तो मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला कौन है? ये साथियों अंतिम मुगल बादशाह है। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, अकबर नहीं है, अकबर गलत आंसर दे रहे हो आप दिव्यांश। बहुत बढ़िया। एक बच्चा है धर्मेंद्र, उसने सही आंसर दे दिया है। दिव्यांश शर्मा आप गलत आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये मयूर सिंहासन जो इतना महत्वपूर्ण था, इसको साथियों नादिर शाह लूट के ले जाता है। बात क्लियर है? हाँ, जब साथियों ये व्यक्ति लूट के ले गया, जब ये व्यक्ति लूट के ले गया तो क्या हुआ? नादिर शाह के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता। नादिर शाह ने साथियों दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कोहराम मचवाया था ना, कुछ समय तक शासन किया था नादिर शाह ने भारत में, और इतना बड़ा कोहराम मचवाया था कि लगभग 30 से 40 हजार लोगों को मरवाया था, है ना। एक किसी ने गलती से खबर फैला दी थी कि नादिर शाह मारा गया, तो इसी बात पे नादिर शाह ने बहुत सारे लोगों को कटवा दिया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, उस पर हम आगे कभी जो बहुत अच्छे मतलब थ्योरी पे बात करेंगे तब बात कर लेंगे, क्योंकि आज हमें कहाँ जाना है ना, आज हमें थोड़ा सा ये पढ़ना है कि उस समय चल क्या रहा था देश में जब अंग्रेजों ने हमारी देश को गुलाम बनाया। दोस्तों 1748 में क्या हुआ कि साथियों अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं नादिर शाह का आक्रमण देखा 1739 में, तो बहुत सारे लुटेरों को लगने लगा कि यार भारत को तो यूं गए और यूं लूट के आ गए, यूं गए और यूं लूट के आ गए। तो मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली ने साथियों 1748 में भारत पर अटैक किया और 1748 में भारत को लूटा। उसके बाद साथियों मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आलमगीर यहां पर शासक बनते हैं, जो 1754 से 1758 तक बनते हैं, लेकिन 59 तक लिखेंगे क्योंकि शाहजहां तृतीय इसके बीच में थोड़े से समय के लिए 1 साल के लिए आता। चाहो तो आप 58 लिख लेना, चाहो तो 59 लिख लेना। फिर 1759 से लेकर 1806 तक साथियों यहां पर शाह आलम सेकंड बनता है। क्या नाम? शाह आलम सेकंड, जिससे अली गौहर के नाम से जानते हैं। ये दोनों मुगल बादशाह बनते हैं, और जब ये दोनों मुगल बादशाह बने, इसके समय में क्या हुआ जानो जरा। तो मैं कह रहा हूं कि भारत में 2 बड़ी शक्तियां थी। एक तो बड़ी शक्ति थी साथियों मराठा, एक थे साथियों मुगल। अच्छा सुनो, तो इस तरह मराठा पेशवा हुआ करते थे बालाजी बाजीराव, इनको जानते हैं आप नाना साहब के नाम से। ध्यान से सुनना, इस समय मराठों की बड़ी शक्ति थी एक, जिसका नाम था यहां पर सत्य बालाजी बाजीराव, नाना साहब के नाम से जानते हैं। आपने इनके बारे में काफी कुछ सुना होगा। दोस्तों इनको शक्ति का अवतार कहा जाता है, नाना साहब को। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो दोनों हाथों से तलवार चलाया करते, और कहते हैं कि इस युद्ध भूमि में इनकी जैसी स्पीड किसी शासक की नहीं थी। जिस युद्ध को लड़ने के लिए पूरी सेना और अन्य शासक 10 दिन में पहुंचा करते थे, सत्य कहा जाता है नाना साहब उस युद्ध को लड़ने के लिए मात्र 6 दिन में पहुंच जाया करते थे। वो स्पीड थी इनकी, वो चाल थी इनकी। कहा जाता है कि अगर एक बार घोड़े पे ये बैठ गए और चलना शुरू कर दिया तो घोड़े पर ही खाएंगे, घोड़े पर ही पिएंगे, घोड़े पर चलते रहेंगे, और सत्य बहुत जबरदस्त तरीके से इनकी स्पीड हुआ करती थी। और आज तक जो भी लड़ाई नाना साहब लड़े थे, इनको हराना संभव नहीं था, सारी लड़ाइयां जीतते थे। बड़े काबिले तारीफ व्यक्ति थे। ऐसे समझो, मैंने कहा ना कि सबको आती नहीं और इनकी जाती नहीं। बड़े शानदार, ताकतवर और जबरदस्त व्यक्ति हुआ करते थे। एक बार मोहम्मद शाह रंगीला ने पूछ लिया कि मैंने कभी बालाजी बाजीराव को नहीं देखा है, नाना साहब को नहीं देखा है, जरा एक बार तस्वीर ही बना के दिखा दो, वो कैसे दिखते हैं। किसी पत्रकार, अच्छे चित्रकार ने साथियों बालाजी बाजीराव, नाना साहब की तस्वीर बना के मोहम्मद शाह रंगीला के सामने पेश कर दी, तो बताया जाता है कि अपने सिंहासन से 2 फीट ऊंचा उछल के यहां मोहम्मद शाह रंगीला दूर जाके गिरा था। बोले आदमी है या भूत है? दिखाया गया कि नाना साहब एक घोड़े पे दौड़ रहे हैं, लंबे लंबे बाल हैं, पूरे मुंह पर बाल आ रखे हैं, साथ दोनों हाथों में तलवार ले रखी है, और उस तलवार को एक को साथियों हाथ में पकड़ के दोनों हाथों के बीच में गेहूं की जो बाल होती है उसको रगड़ के साथियों बालाजी नाना साहब खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चित्र उस तस्वीर में दिखा दिएगा, जिससे मोहम्मद शाह रंगीला को लगा ये आदमी नहीं है तो भूत है कोई। बहुत ताकतवर व्यक्ति हुआ करते नाना साहब। मराठा कम नहीं थे, ताकत में कम नहीं थे साथियों, मराठा बहुत ताकतवर हुआ करते थे भारत में मराठा। तो एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मोहम्मद शाह रंगीला ने भारत पर अटैक किया, और अहमद शाह
अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अटैक किया। और अहमद शाह अब्दाली ने जब ये भारत पर अटैक किया था साथियों, तो पंजाब क्षेत्र में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पंजाब क्षेत्र में साथियों अपना गवर्नर बना के चला गया, जिसका नाम था नजीमुद्दौला। क्या नाम था? नजीमुद्दौला। ये क्या किया साथियों, इस व्यक्ति ने, अहमद शाह अब्दाली ने जब अटैक किया तो पंजाब क्षेत्र में साथियों नजीबुद्दौला नाम के व्यक्ति को गवर्नर बना के चला गया। मराठाओं ने कुछ समय बाद साथियों इस नजीमुद्दौला को गद्दी से हटाया और साथियों यहां पर एक दूसरे व्यक्ति को गवर्नर बना दिया, जिसका नाम था अदीना बेग खां। क्या नाम था? अदीना बेग खां। अदीना बेग खां को साथियों यहां पर गवर्नर बना दिया। अब होगा क्या कि अदीना बेग खां को गवर्नर पंजाब का बनाया है मराठाओं ने, और साथियों नजीमुद्दौला खां को गवर्नर बनाया है अहमद शाह अब्दाली ने। तो दुश्मनी तो फिक्स हो गई मराठाओं की और अहमद शाह अब्दाली की। ओके, अच्छी बात थी। अहमद शाह अब्दाली चल दिया, बोले मराठाओं को सबक सिखा के आऊंगा। अहमद शाह अब्दाली चल दिया और क्या बोले, मराठाओं को सबक सिखा के आऊंगा। मेरे बीच का रास्ते का कांटा बन रहे हैं मराठा, जानते नहीं है अहमद शाह अब्दाली नाम है मेरा। उधर साथियों मैंने कहा कि सबको आती नहीं और मराठाओं की जाती नहीं। मराठा भी इंतजार कर रहे थे कि अहमद शाह अब्दाली आजा, अभी तक तो दिल्ली से आके लूटपाट करके लौट गए, एक बार मराठाओं से तो भिड़ के देखा, हम दिखाएंगे भारत के खून में क्या ताकत होती है, एक बार हमसे भिड़ के तो देखा। अहमद शाह अब्दाली साथियों मराठाओं को सबक सिखाने चलाए, और मराठा तो सोचते ही थे कि हमसे आकर कोई बड़ी शक्ति भिड़े तो सही। मैंने कहा कि शक्ति का अवतार कहा जाता है, दोनों हाथों से तलवार चलाते थे, कोई युद्ध नहीं हारे थे, इतिहास बड़ा साथियों उनका गौरव में था। मराठाओं को हराना आसान थोड़ी था भारत में। लेकिन साथियों एक बात और भी है, कभी कभी साथियों ज्यादा, हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना दुखदाई बन जाता है। मराठा जो महाराष्ट्र में शासन कर रहे थे, इसको पता चला कि अहमद शाह अब्दाली आ रहा है हमसे लड़ने के लिए, इन्होंने अपनी सेना तैयार करी, बोले इसको देखते हैं, चलो तैयार हो जाओ, एक बार चलते हैं। ये लोग साथियों महाराष्ट्र से निकल के आगे बढ़ बैठे। जरा मैप के माध्यम से समझो बात को। आज मैं बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पर आपको लेकर जाने वाला हूं, अगर आप साथियों इच्छुक होगे तो। बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पर आपको लेकर जाने वाला हूं, अगर आप इच्छुक होगे तो। दोस्तों अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो लगभग साथियों आपका ये क्षेत्र मान लीजिएगा महाराष्ट्र का पड़ता है, ये क्षेत्र मान लीजिएगा महाराष्ट्र का पड़ता है। अगर मैं साथियों आपसे बात करता हूं, एक मिनट, अगर मैं साथियों बात करता हूं तो देखिए ये वाला है साथियों आपका महाराष्ट्र, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये वाला क्षेत्र है साथियों आपका महाराष्ट्र, और साथियों ये वाला क्षेत्र है आपका हरियाणा, और लगभग साथियों यहां पर पड़ता होगा आपका पानीपत। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो साथियों पानीपत की लड़ाई को करने जा रहे हैं। कौन सी? पानीपत का युद्ध। पानीपत का कौन सा युद्ध आप कमेंट में बताओ। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ है? दोस्तों महाराष्ट्र यहां पड़ता है जहां मराठा हैं, और पुणे वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, और हरियाणा का पानीपत यहां पड़ता है। मराठाओं ने अपनी सेना तैयार करी और कहां पहुंच चले, बोले पानीपत में रोक देंगे, पानीपत में ये लड़ाई लड़ेंगे। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत के मैदान में लड़ाई हुई है। लेकिन एक साथियों बहुत बड़ी बात है, मैंने आपसे कहा कि ज्यादातर युद्ध हरियाणा में क्यों हुए, इस बात का जवाब मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। आप जितने युद्ध देखोगे ज्यादातर हरियाणा में लठबाजा होगा, और अक्सर कई बार बच्चे ये बात पूछ लेते हैं कि सर बताओ सारे युद्ध हरियाणा में क्यों होते थे। आज बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों हरियाणा में युद्ध होने के पीछे का कारण यह था कि हरियाणा के जस्ट यहां बराबर में दिल्ली पड़ता है, अगर आप मैप की नॉलेज रखते हो। जब भी कोई दुश्मन आता था तो हम जानते हैं कि भारत जो है ये तीन तरफ से साथियों पानी से घिरा हुआ है। पानी में युद्ध लड़ना आसान नहीं होता है, तो पानी से कोई अटैक नहीं कर पाता था हम पे। भारत के इस क्षेत्र में साथियों नामचा बर्मा से लेकर नंगा पर्वत तक हिमालय फैला है, यहां से दुश्मन आना संभव नहीं था। भारत के पास दुश्मन का अटैक करने का एक यही रास्ता हुआ करता था, दुश्मन यहीं से आएगा, और अगर दुश्मन यहीं से आएगा तो उस समय के शासक ज्यादातर दिल्ली पर बैठा करते थे। तो इन लोगों का मानना ऐसा होता था कि अगर दुश्मन हमारी तरफ आ रहा है, आक्रमण करने वाला हमारी तरफ आ रहा है, तो इस दुश्मन को हम दिल्ली से दूर ही रोक दें। दिल्ली से दूर अगर रोकेंगे, इधर से आने वाले दुश्मन को कहां रोकेंगे? हरियाणा में रोकेंगे। तो ज्यादातर युद्ध जो इतिहास में हुए हैं ना, वो साथियों इसीलिए हरियाणा में हुए।
लेकिन एक बात बताओ, ये बात ठीक थी कि अगर दिल्ली का बैठा हुआ शासक हरियाणा में लड़ने के लिए जाता तो समझ में आती है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में बैठे हुए मराठा अगर हरियाणा में लड़ने के लिए जा रहे हैं तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। अगर साथियों ये मराठा इस गलती को ना करते, पहली गलती इन्होंने करी कि जब मोहम्मद शाह रंगीला कमजोर था तो दिल्ली की गद्दी पर इनको काबिज हो जाना चाहिए था, दिल्ली की गद्दी पर अपना आश्रित जमा लेना चाहिए था। पहली गलती इन्होंने कर दी। दूसरी गलती, जब साथियों अहमद शाह अब्दाली इनसे लड़ने के लिए आ रहा था तो इनको महाराष्ट्र छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अरे दिल्ली का शासक तो इसलिए हरियाणा में जाके लड़ता था कि अगर साथियों खाने की जरूरत पड़ी तो पीछे से बैकअप मिलेगा, बाकी की साथियों लोग खाना लेके पहुंच जाएंगे, हथियारों की वेपन्स की जरूरत पड़ी तो पीछे से लोग वेपन्स पहुंचा देंगे। हरियाणा, पानीपत और दिल्ली नजदीक है। अगर साथियों मान लीजिएगा और सेना की टुकड़ी की जरूरत पड़ी तो दिल्ली से साथियों बहुत जल्दी राजधानी से निकल के बाकी की सेना जाके कवर दे देगी, बचा लेगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र निकलकर पानीपत लड़ने के लिए मराठा जा रहे हैं तो आप बताओ, अगर इनको सेना की जरूरत पड़ी, खाने की जरूरत पड़ी या फिर साथियों वेपन्स की, हथियारों की जरूरत पड़ी तो इनको क्या महाराष्ट्र से बैकअप मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। मराठों की पहली गलती ये हो गई कि ये साथियों वहां लड़ने चले गए जो घर से बहुत दूर था। अरे कहते हैं घर पे तो चींटी भी दींग होती है। मराठाओं को महाराष्ट्र में अब्दाली को आने देना चाहिए था। अगर महाराष्ट्र में अहमद शाह अब्दाली आता तो पानीपत का तीसरा युद्ध अगर साथियों यहां हुआ होता महाराष्ट्र में तो परिणाम शायद कुछ और होते। कहा जाता है कि जब ये मराठा आगे निकलकर इस पानीपत में लड़ने के लिए अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए पहुंचे तो अधिकतर भारत के राजाओं ने मराठाओं का साथ नहीं दिया। आप अभी एक मूवी बनी होगी जिसका नाम शायद पानीपत थर्ड बैटल कुछ ऐसे रहा है, जिसमें कहा जाता है कि जाटों के एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सूरजमल। सूरजमल जाटों के राजाओं ने साथियों मराठाओं का साथ नहीं दिया। उस मूवी में ऐसा दिखाया गया और दिखाया गया है, मतलब दिखाया जा रहा था, बाद में विवाद की वजह से वो शॉट काटे गए कि अगर साथ दिया भी तो कहा कि मैं दिल्ली का किला मेरा होना चाहिए। लेकिन ये कितना सच है कितना गलत है इस बात का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर सच है कि भारत के कई सारे राजाओं ने मराठाओं का साथ नहीं दिया। इसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं। लोगों को लग रहा होगा कि मराठा हारेंगे नहीं, क्योंकि मराठा लड़ाई हारते नहीं थे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मराठा कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में भी ज्यादा रहते हैं, तो एक बार इनको देख ही लेने दो। बहरहाल मराठा गलती कर बैठे हैं जो साथियों महाराष्ट्र निकल के वहां लड़ने के लिए पहुंच गए। दिल्ली का राजा किस लिए हरियाणा में जाकर लड़ता था ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब समझो आगे की बात को। दोस्तों मैंने आपसे एक बात कही कि मराठा जो थे सबकी आती नहीं इनकी जाती नहीं और मराठा बड़े ताकतवर थे। दरअसल एक बात और बताने वाला हूं दोस्तों। दरअसल जो बालाजी बाजीराव है ना, इन्होंने अपना एक सेनापति बना रखा था जिसका नाम था सदाशिव। इसको भाऊ कहते थे। जैसे मुंबई में देखा होगा ना, ये भाऊ किधर जा रहा है, वो भाऊ यहीं से आया। सदाशिव राव जो था ये साथियों यहां पर नाना साहब का बालाजी बाजीराव का सेनापति हुआ करता था। ये थोड़ा सा ज्यादा ओवर एक्टिंग वाला व्यक्ति था। यही नेतृत्व कर रहा है पानीपत के युद्ध में। और साथियों इसको इसकी ही सेना सबक सिखाना चाहती थी। ये युद्ध तो हारता नहीं था, इसे थोड़ा ओवर स्टाइल में भी ज्यादा रहता था। अब ऐसे समझो कि इसको इसकी सेना सबक सिखाना चाह रही थी। जैसे आप किसी क्लास में पढ़ते हो, क्लास में अगर आप पढ़ते हो और आपकी क्लास में कोई मॉनिटर है और वह मॉनिटर मेरे साथियों मान लीजिएगा कि आपका रोज बोर्ड पर नाम लिखता है। आपने किसी से बात की, उसने बोर्ड पर नाम लिख दिया, मास्टर आया आपकी सुताई कर दी बढ़िया करके। अब ये वाकया पूरी क्लास के साथ हो रहा होगा तो आपकी पूरी क्लास जो होगी ना वो भी इस फिराक में घूम रही होगी। एक बार ये मॉनिटर हत्ते चढ़ जाए तो छोड़ेंगे हम भी नहीं। ये बात सही है नहीं है? भले वो आपका नेतृत्व करता है, आपका मॉनिटर है क्लास का, लेकिन इंतजार आप भी कर रहे होंगे कि एक बार तो इसकी एक्टिंग निकालनी है। दरअसल वही सदाशिव राव का होने वाला था। इसकी सेना ये चाहती थी कि एक बार इसको सबक सिखाना है। तो कहा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के सामने उतना जबरदस्त सेना लड़ी ही नहीं जो जीतने की चेष्टा से लड़ रही होती। बहरहाल हुआ चाहे कुछ भी, 1761 का समय है, 14 जनवरी 1761 का समय है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है और ये मराठा इस महाराष्ट्र से निकल के पानीपत में हरियाणा में लड़ने के लिए पहुंचे हैं। और हुआ क्या, अहमद शाह अब्दाली ने साथियों मराठाओं को हरा दिया। शक्ति का अवतार कहे जाते थे लोग। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा। दरअसल इस युद्ध में सदाशिव राव लड़ने के लिए आया था। बालाजी बाजीराव नाना साहब जो शक्ति का अवतार कहे जाते हैं ये इस युद्ध में नहीं आए थे।
और साथियों, वीर पुरुष क्या होता है, वीरता क्या होती है, इनकी तलवारों से लिखी हुई कहानी क्या है, ये बात ऐसे समझो कि जब साथियों कहा जाता है कि नाना साहब को पता चला कि मराठाओं की सेना अहमद शाह अब्दाली से हार गई, सदमे में नाना साहब चल बसे थे, सदमे में इनकी मौत हो गई थी। ये सहन ना हो सका कि मराठा हार कैसे गए। सदमे में ये बात सुन के ही साथियों नाना साहब चल बसे थे। बहरहाल पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ 1761 14 जनवरी को हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध है जिसमें साथियों अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरह से हरा दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जितना वाकया हुआ है ना, इस सारी कहानी को बैठकर देख रहे थे दूर अंग्रेज, और अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। ये बड़ी बड़ी शक्तियां, मुगल बादशाह कमजोर, क्या खत्म हो चुका, 500 घोड़ों की सेना का सामना न कर सका मुगल बादशाह, खत्म, नेस्त नाबूद हो चुका है। अंग्रेजों की नजर में है मराठा एक बड़ी शक्ति थी, अहमद शाह अब्दाली से हार चुके मराठा। नाना साहब सदमे में इस बात को सहन न कर सके, नाना साहब चल बसे, और अंग्रेज इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि दुश्मन जब तक शक्तिशाली है उसको छेड़ो ना, कमजोर होने का इंतजार करो, जिस दिन कमजोर हो जाए उस पर वार करो और उस पर अपना अधिकार जमा लो। आप देख रहे हो 1761 तक आ गए हैं। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री 1608 में लगाई थी। अभी अंग्रेज इंतजार कर रहे हैं कि भारत के सभी शक्तिशाली राजा कमजोर हो जाएं। जिस दिन ये राजा कमजोर होंगे उस दिन हमें भारत में शासन करने से रोकेगा कौन। बड़े बड़े इतिहासकारों ने इस बात को कहा है, स्टेटमेंट कहा है कि भारत तो एक लावारिस वस्तु थी जिसका कोई वारिस नहीं था। हमने उस वस्तु पर अपना अधिकार सिद्ध कर दिया और भारत हमारा गुलाम बन गया। भारत को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों को कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अंग्रेजों को बहुत एफर्ट नहीं लगाने पड़े, अंग्रेजों ने सिर्फ वेट एंड वॉच किया। जब बड़ी बड़ी शक्तियां खुद लड़के खुद मर के खत्म हो रही थी उस समय अंग्रेज इसे बैठ के देख रहे थे। अंग्रेजों ने देखा था कि किस तरह से सत्यो पैराडाइज ने महफूज कहा कि एक बहुत बड़ी सेना 10,000 की सेना 1,000 सैनिकों से हरा दी थी। अंग्रेज देख रहे थे कि मुगल बादशाह कैसे मराठाओं की 500 घोड़ों की सेना का सामना न कर सका। अंग्रेज देख रहे थे कि खुद मराठा जो मुगल बादशाह से ज्यादा ताकतवर थे वो अहमद शाह अब्दाली का सामना न कर सके। अंग्रेज देख रहे थे और अब वारी थी अंग्रेजों की और अंग्रेज अब दिखाने वाले थे कि आखिरकार इससे भारत पर अपना अधिकार कैसे जमाया जाएगा। अब बारी आएगी अंग्रेजों की और अंग्रेज पूरा जोश होश और ताकत के साथ उठकर आगे बढ़ने वाले हैं और ये दिखाने वाले हैं कि देखो हम तुमसे ज्यादा दिमागदार हैं। दोस्तों, यहां से आगे आएगा भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय, लेकिन ये क्लास यहां से आगे एप्लीकेशन पर होगी क्योंकि ये जो क्लास मैं ले रहा था ये सब तो आपके लिए डेमो के तौर पे थी। हालांकि मैं अगले संडे में क्लास लूंगा लेकिन ये टॉपिक नहीं रहेगा, दूसरा टॉपिक रहेगा इतिहास का। चाहे जो टॉपिक आप मुझे दे देंगे मैं खुला चैलेंज करके कहता हूं कि अगर उस टॉपिक के अंदर आप शुरू की वॉचिंग देखिएगा और अब की वॉचिंग देख लीजिएगा, मैं कहता हूं कि अगर इस इतिहास में कोई इंटरेस्ट ला सकता है तो वो एक ही टीचर है, सुशील जादौन सर। आपको लगेगा कि इतिहास सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, इतिहास जैसा जबरदस्त कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर इतिहास में कोई रुचि पैदा कर सकता है ना तो सिर्फ और सिर्फ शायद ये आपका भाई है। आपने इस बात को समझा होगा, देखा होगा, परखा होगा। लेकिन वारी आपकी इसलिए साथियों कि वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना मत रोक दीजिएगा क्योंकि ये आज एप्लीकेशन की क्लास में यूट्यूब पर लेके आया हूं। एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए मैंने गलत नहीं किया, उनके लिए तो मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा, आगे कंटिन्यू यहां से आगे लेके चलूंगा मैं। लेकिन आपको भी मैं देता रहूंगा चीजें, 10 मिनट शो में दे रहा हूं आपको, आप लेते रहिएगा, हमारी परीक्षा पे चल रहा है। लेकिन साथियों ये जो क्लास थी ना ये बहुत जबरदस्त क्लास थी। मेरा मन यह था कि इस क्लास को मैं लगभग 3-4-5 घंटे तक लेकर जाऊं क्योंकि अंग्रेजों के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि भारत में अंग्रेजी शक्ति का उदय हुआ कैसे, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दौला, सरफराज खान, अलवर्दी, सिराजुद्दौला, आखिरकार किस तरह से साथियों बंगाल के नवाबों का तबादला हुआ है, किस तरह से भारत के अंदर साथियों ये आपका हॉलवेल ने साथियों यहां पर ब्लैक हॉल त्रासदी जो है उसके बारे में बताया, कालकोटरी घटना से हम कहते हैं, और किस तरह से भारत में साथियों प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इस सबको मैं बताते हुए इस बेहतरीन सी पीडीएफ के साथ आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन साथियों मेरे समय ने मेरे को रोक लिया और कहा कि सुशील जी अब नहीं,
लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करने में साथियों कंजूसी ना हो जाए। अगर आप मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो साथियों हिस्ट्री और पॉलिटी में भी आपको पढ़ा रहा हूं, आगे चल के पूरी जीके पढ़ाऊंगा, आप साथियों इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। अगर आप D20 कूपन कोड लगा लेते हैं तो इस 499 के प्राइस पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट पालेंगे। यह कोर्स आपको हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो हमारी परीक्षा एप्लीकेशन कहां, तो प्ले स्टोर पर हमारी परीक्षा लिख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक दिया गया है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तब जाके साथियों आप मेरे एप्लीकेशन तक पहुंच पाओगे। वहां पर साथियों ये कोर्स इतने में इससे भी कम D20 कूपन कोड के साथ मिल जाएगा, जाकर आप लगा के कोर्स ले सकते हैं। साथियों सबसे बड़ी बात होगी कि हैंड रिटन नोट्स, जैसे मैंने आपको जितना समझाया है इतना बस आपको समझने की जरूरत होगी। नोट्स आपको साथियों एप्लीकेशन के अंदर खुद मिलेंगे। नोट्स जो जो चीज मेरे बोर्ड पर थी जो लिखी है एक्स्ट्रा भी ना, वो सब कुछ आपको नोट्स में मेंशन मिलेगा। तो नोट्स बहुत जबरदस्त है। लाइव क्लास एप्लीकेशन पर लेते हैं, डाउट ग्रुप रहेगा, कंप्लीट साथियों हिस्ट्री पॉलिटी मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। आगे चल के इसमें साथियों हिस्ट्री पॉलिटी की जगह ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके और साथियों साइंस वगैरह भी मैं ऐड करने वाला हूं। तो इस कोर्स में अगर आप जुड़ सकते हैं तो ये D20 में साथियों मैं अभी बता देता हूं, साथियों इस पर आपका 100 रुपए का और डिस्काउंट हो जाएगा। ये कोर्स की फीस इतनी है। मैं अभी तक यूट्यूब पर बता नहीं रहा था कि डिस्काउंट कितना होगा, लेकिन अब मैं खुलकर बता देता हूं साथियों कि ये कोर्स जो है ना आपको 399 में हो जाएगा अगर आप D20 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड है साथियों D20। मेरा मानना था कि ऐप पे जाके बच्चा खुद ही देखे तभी इस डिस्काउंट को ले। अगर मैं 399 अभी बता के चलता तो मैं जानता हूं कि ये कोर्स बहुत स्पीड से बिकता, लेकिन मैंने फिर भी नहीं बताया था। अब मैं बता रहा हूं ये कोर्स साथियों 399 रुपए में आपको मिल जाएगा हिस्ट्री पॉलिटी का। 100 से 150 रुपए। अगर ऑफलाइन में भी जाओगे ना तो साथियों आपसे 800-900 रुपए एक महीने का लेगा और पॉलिटी हिस्ट्री कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा। तो साथियों आपको अगर 399 रुपए में 200 रुपए में अगर आपको हिस्ट्री मिल रही है, 200 में पॉलिटी मिल रही है, तो इससे बड़ी बात नहीं है। और नोट्स वो भी नहीं दे पाएगा जो यहां मैं देख के चल रहा हूं। दूसरा, डाउट ग्रुप जो बनाया जाएगा ये ऐसा होगा जिसमें आप भी होगे, मैं भी होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कैसा भी डाउट आता है तो उस डाउट ग्रुप को साथियों उस डाउट ग्रुप में वो क्वेश्चन डाल के मेरे द्वारा आपको सॉल्व भी कराया जाएगा। ये शायद कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं कर पाएगा। तो साथियों आप वीडियो को शेयर जरूर करके जाइएगा। लास्ट में बेहतरीन तरीके से आपको मजा आया होगा, बहुत अच्छा आपको लगा होगा। ये साथियों बहुत बेहतरीन सी क्लास थी मेरी तरफ से आपके लिए। आपका कोई कमेंट हो तो आप बता दो, मैं आपको पढ़ लेता हूं। मैं कमेंट इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि बेटा मैं आप जब कोर्स में भी मेरा क्लास लोगे ना तो आपको मैं कमेंट पढ़ता ही नजर नहीं आऊंगा। यूट्यूब पर तो फिर भी मैंने 1-2 बार पढ़ लिया है, एप्लीकेशन पर तो मैं इतना भी नहीं पढ़ता। तो आपके कमेंट बेटा मुझसे उम्मीद मत रखिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। फिर भी एक बार आपके नाम देख लेता हूं कौन कौन था। हाँ 3D करके मेरा नाम लीजिए सर प्लीज। सर जी मैंने ले लिया भाई। अक्षर है आपका नाम है साथियों। एक बच्चा है मस्ती क्लास है, जो सर PW में जो आपकी क्लास थी वो अब वहां नहीं होगी, मुझे नहीं लगता हो पाएगी। हो पाएगी तो देख लेंगे एक बार, नहीं होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरा नाम ले लो। ललित चौहान आपका नाम ले लिया है। हाँ चलो चलो मैंने आपका नाम ले दिया। मस्ती क्लास मैंने आपकी बात को बता दिया है। रीता वर्मा है जो आपने पहले भी ये बताया था। ओके ओके मैं शेयर कर रहा हूं क्लास। हाँ अब सारे बच्चे शेयर करके जरूर जाएंगे भाई, ये बात आपको मेरी माननी पड़ेगी, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। ललित मैंने आपका नाम ले दिया है। यूनिक बॉय है अंकुर है सर चारण नमस्ते। अच्छा ओके चलेगा, क्लियर है बात, मैंने आपको बता दी। वैसे वो वाली जो क्लास थी बेटा वो रुकी हुई है। अब वो किस लिए रुकी हुई है जो जानते हैं, 2 संस्थाएं थी, एक हुई थी, मैं जाके पढ़ाना शुरू हुआ, दोनों संस्था अलग हो गई, मेरी क्लास उसमें रुक गई, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता, मैं चाह रहा हूं कि वो क्लास हो जाए। अगर मैनेजमेंट वगैरह चाहेगा तो करवा दूंगा, मैं तो तैयार हूं, लेकिन नहीं चाहेगा तो मैं आपको भाई इन्फॉर्म कर दूंगा मेरी क्लास अब नहीं होगी, ठीक है। वैसे आज तक का टाइम था, आज मुझे बता देना चाहिए था, अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं हुई है, ठीक है। फिर उसके लिए मैं आपको स्पेशली बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप वगैरह में डाल दूंगा। और एक मेरा ग्रुप भी है हमारी परीक्षा के नाम से, ठीक है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम पर जाके जुड़ जाओ सभी लोग। जहां कोई भर्ती वैकेंसी आती है ना सबसे पहले मैं डालता हूं, ये PDF वगैरह भी वहीं डाल देता हूं। तो हमारी परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सुकून मिल गया सर, ओके। हिस्ट्री पर एक मैराथन क्लास बनाओ दो प्लीज। बेटा ललित चौहान हिस्ट्री पर 1-2 क्लास पढ़ी है इसी चैनल पर, जाके उससे देख सकते हो। बाकी मैं 1-2 क्लास जब से एग्जाम आएगा ना उस एग्जाम के टाइम पे ले लूंगा, ठीक है। और किसी का कोई बात हो तो बता दो। क्लास अच्छा था बट सर आगे और पढ़ा देते तो और अच्छा होता। बेटा अगर आगे पढ़ाऊंगा तो जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा वो मुझे जीने नहीं देंगे, कहेंगे सर जब फ्री पढ़ा रहा था तो हमसे पैसे क्यों लिए। तो इसलिए साथियों ये कोर्स की क्लास आज आपके सामने यूट्यूब पर लेकर आ गया था, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद मत करिएगा कि मैं आपकी क्लास अब और मतलब ले तो पाऊंगा लेकिन और टॉपिकों की होगी, ठीक है। ये टॉपिक अब मैं आगे
एप्लीकेशन पे भी पढ़ाऊंगा। तो आप बेटा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर किसी के पास पैसे भी ना हो ना, तो मैंने नंबर दे रखा है 8800791352 वाला, आप उस पर एक बार मैसेज डाल दीजिएगा, पैसे ना हो तो बेटा बता देना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे की कोई चिंता नहीं है। चलेगा ललित चौहान, गुड नाइट मेरे भाई। बाकी बेटा लाइक वाइक तुमने नहीं किया हो तो लाइक वाइक सब करके जाएंगे, और उम्मीद यह है कि एक बार सब शेयर भी इस वीडियो को कम से कम करके जाएंगे, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। कुंवर सिंह की धरती से प्रणाम, ओके मेरे भाई, रेडी, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को यही खत्म करें। आप ध्यान रखना सारे बच्चे ना क्लास खत्म होने के बाद सारे ग्रुप में जितने जितने भी टेलीग्राम है सब जगह इस क्लास को डाल के जाएंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, क्लास कैसी लगी, ये वीडियो खत्म होने के बाद एक कमेंट मुझे मिलना चाहिए वहां पर, अगर कमेंट नहीं मिला ना तो ध्यान रखना, फिर तो मैं सुधारूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी बहुत प्यार करते हैं आप सबसे ना, ओके बाय बाय दोस्तों।